सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने प्लेटो सीखा, शुरू किया। उसका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स वाला पार्ट हम लोगों ने अच्छे से देखा था। सबको समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन? अगेन, फॉर्म में और मैटर में क्या फर्क है, ये सबको पिछले लेक्चर में क्लियर हुआ। फॉर्म मतलब जो एक आइडियल इमेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सबने मतलब लड़कियों ने सोच के रखा होगा कि उनको कैसा लड़का चाहिए, लड़कों ने सोच के रखा होगा कैसी उनको लड़की चाहिए। एक दिमाग में फॉर्म होगा, उसका आइडिया होगी उसकी। वो जो है वो एक आइडियल फॉर्म होगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है? या फिर वो जो ब्यूटी की डेफिनेशन आपने दिमाग में रखी होगी, स्मार्टनेस की डेफिनेशन आपने एक दिमाग में रखी होगी, वो एक फॉर्म है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन वही जब वो रियल में आता है तब आपको लगेगा यार इसमें तो ये कमी है, उसमें तो वो कमी है। ओके। तो जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, ये परफेक्ट मतलब प्लेटो के हिसाब से ये परफेक्ट मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज का। और वो किसको याद आएगा? जिसके अंदर में रीजन की कैपेबिलिटीज हो। तो हमारे अंदर में तीन गुण हैं, मतलब ट्राइपार्टाइट क्लासिफिकेशन ऑफ सोल दैट इज डन बाय प्लेटो। और वो क्या है कि सोल के अंदर में तीन क्वालिटीज हैं। पहली जो है वो यस रीजन, दूसरा करेज, और तीसरा एपेटाइट। ये तीन चीजें हैं। एपेटाइट मतलब भूख होनी, इच्छा होनी। ओके। तो इसमें से जिसके अंदर में तो देखो, हर एक इंसान के अंदर में तीनों चीजें मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। मेरे अंदर में भी तीनों चीजें हैं, लेकिन मेरे अंदर में डोमिनेट क्या करेगा, उसके बेसिस पर डिटरमिन होगा कि तुम कौन से क्लास को बिलोंग करोगे। इनफैक्ट आज हम उनकी अगर मौका मिला तो थियरी ऑफ एजुकेशन देखेंगे। ठीक है? जिसके अंदर में वो बेसिकली बताते हैं कि जैसे अब ये तीन क्लासेस हैं, एक फिर ऑब्वियसली रूलिंग क्लास होगी, एक सोल्जर क्लास होगी, एक प्रोड्यूसर क्लास होगी। इसमें से रूलिंग क्लास को कौन ज्वाइन करेगा, सोल्जर क्लास को कौन ज्वाइन करेगा, और प्रोड्यूसर क्लास को कौन ज्वाइन करेगा, इसके लिए उन्होंने अपने एक एजुकेशन का सिस्टम बना करके रखा हुआ है। उसके थ्रू पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर में क्या डोमिनेट करता है कि नहीं। तो ये सब हम लोग देखेंगे। एक क्विक रिवीजन वापस से हम लोगों ने जो भी अब तक प्लेटो के बारे में सीखा। तो प्लेटो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर, इसी से हम लोग शुरू भी करते हैं। एंशियंट ग्रीस में वो बिलोंग करते हैं। वापस बता दो कि ये 8 पैरामीटर्स पे अगर आप किसी भी थिंकर्स को याद रखने की कोशिश करो तो काफी इजीली याद रख पाओगे। ओके। तो इनका टाइम जो है 427 से लेकर के 347 तक बीसी का है। जब भी हम लोग बिफोर क्राइस्ट का पीरियड गिनते हैं हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। ओके। तो 399 बड़ा नहीं है, 367 बड़ा है, समझे? 399 विल बी छोटा नंबर। ओके। तो पीवाई क्यूज अगर हम लोग देखें तो प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म और प्लेटो के आइडियलिज्म पे पूछा हुआ है। इसी के साथ साथ प्लेटो वॉज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। तो ऐसा ऐसा है कि प्लेटो के दो बड़े क्रिटिक हैं, एक उसका खुद का शिष्य अरिस्टोटल और दूसरा कार्ल पॉपर। ठीक है? ये मॉडर्न डे क्रिटिक है, ये उनको क्रिटिसाइज करते हैं भर भर के। बाकी फिर ठीक है, वेस्टर्न थॉट वन माइट से हैज बीन ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट हार्डली एवर नॉन प्लेटोनिक। ऐसे 2009 में क्वेश्चन पूछा था। तो जो इनके सबसे बड़े क्रिटिक हैं, कौन? कार्ल पॉपर। वो खुद ही कहते थे कि या तो तुम प्लेटो के सपोर्ट में रहोगे या तुम प्लेटो के अगेंस्ट में रहोगे, लेकिन प्लेटो को इग्नोर कोई नहीं कर सकता। ये उनकी खास बात है। ठीक है? तो ये उनका मतलब जो महत्व है, जो महानता प्लेटो की दिखाई जाती है, वो इस स्टेटमेंट से दिखाई जाती है कि इवन द बिगेस्ट क्रिटिक सेज कि यू कैन ईदर बी प्लेटोनिक और नॉन प्लेटोनिक बट यू कैन नॉट बी नॉन प्लेटोनिक। कि भाई मेरे को प्लेटो कौन है पता ही नहीं है, इग्नोर नहीं कर सकते तुम उसको। ठीक है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी हमको पूछ चुकी है। ऑनलाइन वालों के कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम हमने देखा कि सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है? और सिटी स्टेट्स में यूजुअली सिटीजन्स थे, सभी लोगों के पास में सिटीजनशिप नहीं थी। बट जितने भी लोग जिनको सिटीजनशिप मिली थी उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता था स्टेट के अफेयर में। ओके। डेमोक्रेसी हुआ करती थी एटलीस्ट एथेंस में। एथेंस में हम लोग देखे तो बाकी भी अगर आप लोग उस समय के ग्रीस स्टेट अगर आप लोग देखो, अलग अलग ग्रीक स्टेट देखो, तो उनके अंदर में अलग अलग सिटी स्टेट हुआ करते थे, उनका अलग अलग थोड़ा बहुत सिस्टम हुआ करता था। ओके। सोशल सिस्टम में हम लोग वहां पर पेट्रियार्की देखेंगे, एज वेल एज एक और चीज हम लोग देखेंगे कि लोगों को क्लासेस में डिवाइडेड रखा होगा। एक मास्टर क्लास होगी, एक स्लेव क्लास होगी, और स्लेव जरूरी थे क्योंकि एग्रीकल्चर उस समय का प्रोमिनेंट, यस, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुआ करता था ऐसा। बाकी फिर हमने देखा
कि प्लेटो जो है उनका मेन कंसर्न क्या है कि पेलोपोनेशियन वॉर जो हुए, जो स्पार्टा और एथेंस के बीच में होते हैं, तो उसमें स्पार्टा ने जो पेलोपोनेशियन लीग को जिताया एथेंस के अगेंस्ट में, तो क्यों जिताया, कैसे जिताया और हम लोग क्यों हारे। जब वो इसका पता लगाने जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि हम लोग जो है वो एक डिवाइडेड हाउस है। क्या है हम लोग? एक डिवाइडेड हाउस। हम लोग सिटी ऑफ रिच एंड सिटी ऑफ पुअर में डिवाइडेड है। एंड ये सब है बिकॉज हमारा रूलिंग क्लास जो है उसके अंदर में करप्शन है, बिकॉज दे आर इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट है। तो इस इग्नोरेंस को अगर मुझे खत्म करना है तो सॉल्यूशन है फिलोसॉफी में, कि इनको या तो फिलोसोफर बनाओ या फिर यस, तो इनको मेजरली फिलोसॉफी सिखाओ या फिर फिलोसोफर को ही किंग बनाओ। और मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तक किया हुआ था इसके अंदर में। यस, इसके अंदर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। और वो मैंने आपको कल, मैं सिटी स्टेट का नाम थोड़ा सा बता नहीं पा रहा था, उस सिटी स्टेट का नाम था सिराक्यूज। तो जो मैं आपको कहा ना कि ये पहले जो है वो, जब उनके खुद के गुरु जो है, ओके, तो वॉर हार गया, हारने के बाद में सब अफरा तफरी चल रही है उसमें, सोक्रेटिस को हेमलॉक पीने के लिए लगाया गया है। उसके बाद में जब इन लोग रीजंस ढूंढते हैं कि किस किस को पकड़े, तो इवन प्लेटो बोले भाई जान बचा के भागो। लगभग 12 साल तक वो घूमते रहे। जब वो घूमे तो साउथ इटली में सिसिली गए थे, उसके बाद साइरीन गए थे, उसके बाद मेगारा गए थे, उसके बाद इजिप्ट गए थे, वहां से सब कुछ सीख के आए। और इसी में उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, सिसिली जब गए थे तो सिसिली के अंदर में उन्होंने एक कोशिश भी की थी, बाद में आगे जाकर के कोशिश की थी, वो थी सिराक्यूज। ओके, साइराक्यूज। इसी सिटी स्टेट के अंदर में, ये एक अलग, एथेंस जैसा ये एक सिटी स्टेट है, यहाँ पर 3 बार कोशिश की उन्होंने फिलोसोफर किंग बनाने की और तीनों बार फेल हुए। इसीलिए फिर हम लोग प्लेटो के जब वर्क्स देखते हैं, तो हम लोग प्लेटो के वर्क्स के अंदर में इस बात का जिक्र करते हैं कि प्लेटो जो है, ठीक है, तो प्लेटो जो है, उनके जो वर्क्स है उस वर्क्स के अंदर में, आई थिंक कहाँ गए प्लेटो के वर्क्स, पीछे गए क्या या आगे हैं? ठीक है, आई थिंक पीछे है। तो प्लेटो के वर्क्स में सबसे पहले हम लोग रिपब्लिक देखते हैं। रिपब्लिक में वो काफी यूटोपियन है, ठीक है। और बाद में जो द लॉज नाम की बुक लिखते हैं उसके अंदर में काफी प्रैक्टिकल है, अपनी जो गलतियां हैं उनको वो सुधारते हैं, और वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। अब वो मानते हैं कि यस, रूल ऑफ मैन वर्सेस रूल ऑफ लॉ, अगर इसकी हम बात करें तो रूल ऑफ लॉ थोड़ा बेटर होगा, जो एरिस्टोटल हर बार इसके बारे में बात करते थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी गलती मानी भी थी। एनीवेज, फिर हम लोग जो है वो करप्शन को खत्म कैसे करें, तो करप्शन को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, तो उसका हमने डेफिनेशन देखा कि करप्शन इज, सिंपल भाषा में अगर हम समझाए तो, यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट एंड्स। और दूसरा, रूलिंग क्लास डज व्हाट दे आर नॉट सपोज टू डू एंड दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू, उसको हम लोग क्या कहेंगे? करप्शन, ठीक है। तो ये करप्शन जो है इनको खत्म करना था, और उनका कहना था कि अंटिल फिलोसोफर्स आर रूलर्स और रूलर्स लर्न फिलोसॉफी देयर इज नो एंड टू प्रेडिकामेंट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ये ह्यूमन लाइफ। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने कहा, और उसके लिए फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब फिलोसॉफी समझनी है तो नॉलेज समझ करके लो। और ये नॉलेज में वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? सोक्रेटिस की थ्योरी से। तो सोक्रेटिस कहते हैं कि नॉलेज जो है, आई नो नथिंग, मुझे नॉलेज कैसे मिलेगा? मुझे नॉलेज मिलेगा क्वेश्चनिंग से, डायलेक्टिक्स से, सवाल पूछने पर। जैसा कि हम लोगों ने डायलेक्टिक्स का कल एक एग्जांपल भी देखा था कि व्हाट इज सक्सेस। तो सक्सेस क्या अकेले इंसान से निकल करके आता है, हार्डवर्क से निकल करके आता है? तो आप कहोगे नहीं, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। आप बोले सिर्फ अपॉर्चुनिटी से होता है? बोले नहीं, गाइडेंस भी होना चाहिए। बोले गाइडेंस से ही होता है? बोले नहीं, राइट, आपका एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। तो ये हम लोग जो है, जिस तरीके से एक डायलेक्टिक मेथड से हम लोग फाइनल आउटपुट पे आते हैं, तो ये डायलेक्टिक्स का मेथड है। इवन जस्टिस में हम लोग इसी तरीके से आने वाले हैं। आज हम लोग जो थियरी ऑफ जस्टिस देखेंगे, बाय द वे, रिपब्लिक का सब टाइटल पता है क्या है? रिपब्लिक, जैसे हम लोग कोई भी एक ऐसे मूवी वगैरह लिखते हैं, ओके, तो उसके नीचे एक सब टाइटल लिखते हैं, तो ऐसे ही अगर हम लोग रिपब्लिक का सब टाइटल देखें, ओके, बुक का, तो उसका सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी जस्टिस का इंट्रोडक्शन दो कि प्लेटो के लिए जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने अपने टाइटल में ही, रिपब्लिक का टाइटल, सब टाइटल ही लिखा है कंसर्निंग जस्टिस। मतलब इट्स ऑल अबाउट जस्टिस, ठीक है। ओके, सो नॉलेज भी दो टाइप के हैं, एक ट्रू नॉलेज और एक रेटोरिक नॉलेज। रेटोरिक नॉलेज में हम लोग क्या करते हैं? तो रेटोरिक्स इज व्हाट? रेटोरिक्स इज आर्ट, स्पीच एक्ट है ये।
ये एक स्पीच का आर्ट है कि आप अगले वाले को कन्विंस करते हो, परसुएड करते हो। उसकी इच्छा के विरुद्ध जब आप उसको परसुएड करते हो तो उसको आप रेटोरिक्स कहेंगे। और ये रेटोरिक्स सिखाने वाले टीचर्स कौन हुआ करते थे? सोफिस्ट्स। ठीक है, इसका वन ऑफ द फेमस टीचर था प्रोटागोरस। तो ये जो सोफिस्ट हैं, ये क्या करते थे? ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट करते थे तुमको और बताते थे कि पॉलिटिक्स में आओ। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में पावर है, पैसा है। ठीक है। तब वो कहते हैं कि फिर प्लेटो इसके एग्जैक्ट विपरीत जाते हैं सोक्रेटिस को लेकर के, सोक्रेटिक मेथोडोलॉजी के अंदर में। वो कहते हैं कि ये मटेरियल चीजों में कुछ नहीं रखा है, पैसा पावर इन सब में कुछ नहीं रखा है। ये लो लेवल ऑफ थॉट्स है, ये एपेटाइट वाले थॉट्स है। तुमको क्या चाहिए? तुमको थोड़ा विजडम वाली चीजें देखनी, लॉन्ग टर्म का विजन रखो, लोगों के लिए विजन रखो, राष्ट्र के लिए समर्पित बन जाओ। जो भी रूलिंग क्लास के लोग हैं उनको राष्ट्र के लिए समर्पित होना होगा। कितने लेवल का समर्पित होना होगा कि उनको फैमिली वैमिली सब छोड़नी पड़ेगी, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो एनीवेज, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर में हम लोग तीन इन्फ्लुएंस से चार इन्फ्लुएंसर्स के नाम लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सोक्रेटस, उनकी थियरी ऑफ नॉलेज से, उनके मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स से और उनकी जिंदगी से ही इंस्पायर्ड थे। उसके अलावा पाइथागोरस की थियरी ऑफ सोल और मैथमेटिक्स दूसरा, हेराक्लिटस और तीसरा पार्मेनिडस, इनसे भी इन्फ्लुएंस्ड है प्लेटो। ठीक है। बाकी प्लेटो के ऊपर में इम्पैक्ट क्या था सोक्रेटिस के लाइफ का, हमको सबको पता ही है। ओके। एंड देन इसीलिए फिर हम लोगों को ये हमारे सामने एक सवाल भी आता है कि ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक, तो उसको हम लोग एग्री करेंगे क्या? पार्शियली ट्रू बोलेंगे। ठीक है। ओके ग्रेट। बाकी थियरी ऑफ नॉलेज के अंदर में अगर हम लोग कहें तो सोक्रेटिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि भाई अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इस पर ऐसे आया था। ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, लेकिन बहुत एक सिंपल सा ऐसे है और सच भी है ना, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तुम खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तुम्हारे हेल्थ की बैंड बजी हुई है, तुमको पता है कि शरीर जो है वो साथ नहीं दे रहा है, फिर भी बस इच्छाओं के अधीन होकर के तुम खाते जा रहे हो। क्या है? अनएग्जामिन्ड लाइफ। एग्जामिन तो करो मेरी लाइफ को। आप जो है वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो जिंदगी के अंदर में। तुमको पता है कि तुम यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, उसके बावजूद तुम्हारी रील्स पे रील्स चलते जा रही हैं। तुम्हारा टाइम ऑनलाइन अलग अलग मीडियम्स पर निकलते जा रहा है। अनएग्जामिन्ड लाइफ नॉट वर्थ लिविंग। तुम ऐसे ही पर्सनल रिलेशनशिप में हो, किसी बॉयफ्रेंड अब्यूजिव है, गर्लफ्रेंड अब्यूजिव है, और तुम बस आगे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। मतलब एग्जामिन तो करो कि तुमको क्या चाहिए। परफेक्ट एग्जाम्पल ये केतन अग्रवाल वाला। अरे भाई, शादी नहीं करनी है, तुमको लगता है वो टकला है, तो समाज के प्रेशर में आकर के, परिवार वालों के प्रेशर में आकर के उसको मार देना, मतलब ये अनएग्जामिन्ड लाइफ है ना। ये अनएग्जामिन्ड लाइफ है कि थोड़ा सा सोच लेते, तुमको क्या करना था, मना ही तो करना था, मना कर दो। परिवार वालों को बोल दो। आपको लगा अरे परिवार के ऊपर में शेम आ जाएगा इतना सारा, परिवार के ऊपर में शेम आ जाएगा इसलिए किसी को मार ही दोगे? अच्छा, अब परिवार के ऊपर शेम नहीं आए, तब तो सिर्फ कुछ लोग तुमसे बोलना बंद करते थे। अब आप उस परिवार की हालत देखो। बाप बेचारा अस्पताल में है, माँ क्या कहे? मतलब रिपोर्टर्स चले गए हैं माँ के पास में, माइक ले लेकर के, उसके भाई के पास में माइक ले लेकर के, वो लोग क्या बोलेंगे? उन्होंने किया है क्या? पर हम लोग एकदम चील कौवे जैसे उन पे के ऊपर में लपक पड़े हैं, जैसे उन्होंने ही प्लान करवाया हो। क्यों करवाएंगे? उनके पिताजी को हार्ट अटैक है, दुकान में दुकानें बंद पड़ी है। तो ये वही तो है ना, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। थोड़ा तो एग्जामिन करो कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं। और वहीं पर थियरी ऑफ नॉलेज जो है वो आती है कि पहले जो है, तो तुमको अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो पहले गुड लाइफ क्या होती है उसको समझ करके लो। और गुड लाइफ के लिए आप लोगों को चाहिए नॉलेज, सही नॉलेज। फिर वो अपनी नॉलेज की थियरी में बाकी सब बातें बताते हैं और वो नॉलेज की थियरी में सोफिस्ट के अगेंस्ट में जाते हैं। तो अब तक अनएग्जामिन्ड लाइफ ही तो थी कि आप बॉर्नविटा को अच्छा बोलते जा रहे थे। सच बताओ, कितने लोगों को बॉर्नविटा पिया है? सबने पिया है। कितने लोगों को टेस्टी लगा है? यस, ऑनलाइन। और बार बार पिया है, और ये सोच के भी पिया है कि तैयारी जीत की।
हम्म। तो बात ये, अन एग्जामिन लाइफ नॉट वर्थ लिविंग, सोफिस्ट को भी वो यही कहते हैं कि तुम एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर रहे हो, तुम लोग रेटोरिक्स में लगे हुए हो, और सिर्फ पावर में कैसे आए, सत्ता में कैसे आए, पैसा कैसे कमाएं, यहाँ पर कैसे जिए मस्त रहे, यही अपने को। तो सोक्रेटिस इन सब मेथड्स के खिलाफ है, वो जा करके इन्हीं को क्वेश्चन करता है, ये सोफिस्ट की ही बैंड बजाता है, यही सोफिस्ट खुश नहीं है, ऐसा है। ठीक है। तो एनीवेज आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया, सोफिस्ट कौन थे वगैरह वगैरह। और फिर ये वाला एक बहुत अच्छा कोट कि रेटोरिक फ्लैटर्स द सोल एज कुकरी फ्लैटर्स द बॉडी, कि तुम्हारी सोल जो है आत्मा को फ्लैटर करती है, पर फ्लैटर करना और हील करना दोनों में फर्क है ना। मेरी सोल हील होना, मेरी बॉडी हील होना, ठीक है, और फ्लैटर होना, दोनों में फर्क है। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि लेकिन फिलोसॉफी जो है मेडिसिन जैसी है, दवाई जैसी है, कि वो तुम्हारी बॉडी को फ्लैटर नहीं करती, वो तुम्हारी बॉडी को हील करती है। कल का ही एक वायरल वीडियो है, एक आंध्र प्रदेश में एक कोई महाराज था, उनका क्लेम था कि भाई मैंने देवी सिद्धियां प्राप्त कर ली और मैं उड़ के दिखाऊंगा भी तुमको। पहाड़ की चोटी पर आते हैं, पहाड़ की चोटी पर आकर के अपने मंत्र वगैरह मतलब जो भी बोलने हैं वो बोलते हैं, इतने सारे लोग जमा हैं, वो वहां से कूदते हैं, नीचे गिर जाते हैं खाई में जा करके, खत्म। नहीं, कैसे आएंगी सिद्धियां, कैसे आएंगी, साइंस के अगेंस्ट में जा रहे हो तुम, ये वाली सिद्धि है नहीं ना तुम्हारे पास। तो थोड़ा सा एग्जामिन हमको करने की आवश्यकता है। श्रद्धा अच्छी चीज है, लेकिन किस चीज पर, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो गई कि तुम्हारी ये जो रेटोरिक्स है, यार नहीं नहीं तुम्हारे अंदर में तो बाबा शक्तियां हैं, बाबा शक्तियां हैं, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, इट फ्लैटर्स द बॉडी सोल, लेकिन हीलिंग का काम नहीं है कि नहीं। थोड़ा समझदार बनने की आवश्यकता है। ओके। एनीवेज, फिर हम लोग जो है वो नॉलेज के कंपोनेंट देखे, एज आई सेड कि ट्रू नॉलेज होता है एंड दूसरा रेटोरिक नॉलेज होता है। रेटोरिक नॉलेज को हम लोग एक और शब्द से भी कहते हैं, डोक्सा। डोक्सा का मतलब है ओपिनियन, और ये चेंज होते रहता है, लेकिन जो परमानेंट चीजें हैं उसको हम लोग एपिस्टेम कहेंगे। ठीक है, ये कीवर्ड्स है, अगर आप लोग कोट कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाए तो इट्स ओके। आप लोग ट्रू नॉलेज एंड रेटोरिक नॉलेज इतना लिखा तो भी चलता है, अगर कभी आपको लिखना पड़ा तो। और यहीं से आती है फिर अपनी थियरी ऑफ फॉर्म्स एंड डायलेक्टिक्स के मेथड, कि भाई आपको कैसे पता चलेगा सोल में उत्तर है, सोल के उत्तर के लिए आपको डायलेक्टिक्स का मेथड चाहिए, और डायलेक्टिक्स के मेथड में हर बार थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस आते जाएंगे। ठीक है, और फिर ये हमने कल जो पिछला लेक्चर देखा है। हम्म। वही तो जो भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले हमने एक दो चार वीडियोस डाले हुए हैं, जिसमें सिलेबस का वॉक थ्रू, सिलेबस का इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है। और ये वाला वीडियो देख रहे तो ये प्लेटो के ऊपर का सेकंड वीडियो है, तो पहले वीडियो को पहले ढंग से देखिएगा, फिर आपको ये सेकंड वीडियो समझ में आएगा। ठीक है। ओके, तो ये सक्सेस, तो हमने देखा सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क पे नहीं, तो अपॉर्चुनिटी पर, एज वेल एज सेल्फ बिलीफ पर, एज वेल एज गाइडेंस और राइट कंडीशंस पर डिपेंडेंट है ये। आप डायलेक्टिक्स के थ्रू क्या करते हो, इसका उत्तर निकालते हो। तो ये डायलेक्टिक्स हमने समझा। और फिर जो है वो हमारे सामने जो हमारा क्वेश्चन आया था, कौन सा, कि ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक, वो हमने देखा, इसका उत्तर आई थिंक मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। आज एंड में थोड़ा सा उसको चेक करेंगे। हम्म? फिर जो है वो प्लेटो के वर्क्स मैंने आपको बताया, रिपब्लिक है, द स्टेट्समैन है, द लॉज है। इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट ये दो है, द रिपब्लिक एंड द लॉज। ठीक, तो ऐसा है। बाकी थियरी ऑफ फॉर्म्स, तो थियरी ऑफ फॉर्म्स की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। सब यूपीएससी के पास में ऑप्शन है, दे कैन आस्क यू कि उनका थियरी ऑफ फॉर्म्स हमें बताओ, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स हमको बताओ, द आइडियल हमको समझाओ प्लेटो का, या फिर दे कैन ऑल्सो गिव यू दिस स्टेटमेंट कि रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया। रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो उसका पहले, सबसे पहले हमेशा कंटेक्स्ट बताना चाहिए कि क्या कंटेक्स्ट है स्टेटमेंट का। इस स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट क्या है, जैसे ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक में भी कंटेक्स्ट दो पहले, कि ये जब आपने पूछा है मुझसे तो मुझे पता है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेटिस ऑन प्लेटो, कि आप मुझसे
सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस क्या है प्लेटो के ऊपर में, वो आप मुझसे पूछ रहे हो। और उसमें मैं आपको बता दूं कि यस, सोक्रेटिस जो है वो एक एजुकेशनिस्ट है, एक टीचर है। प्लेटो उसको डिसाइपल बोलते हैं और ऐसा मानते हैं कि भाई ही वॉज द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। सोक्रेटिस जो है वो क्यों वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ है? बिकॉज ही एक्नॉलेजेस कि वो खुद इग्नोरेंट है। वो नहीं कहता है कि मैं सर्वज्ञाता हूं। ओके, और जब भी तुम एरोगेंस छोड़ करके एक्सेप्ट करते हो इग्नोरेंस, तो वहां पर तुम्हारी ट्रू नॉलेज की तरफ की जर्नी शुरू होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनके एटीट्यूड जो डेमोक्रेसी की तरफ में है, या फिर जो इनसे जो कुछ इन्होंने डायलेक्टिक्स में सीखा, जो कुछ सीखा, ये सब चीजें देखने के बाद में हम लोग कह सकते हैं कि यस, ऑल दैट इज प्लेटोनिक, ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक। फिर लेकिन हम हाउएवर में कहेंगे कि नहीं, बाकी भी दो तीन थिंकर्स का इन्फ्लुएंस है, प्लस ही इज ऑल्सो एन ओरिजिनल थिंकर, की कुछ आइडिया जो है वो कंप्लीटली सिर्फ इन्होंने ही दी हुई है। ठीक है, कंप्लीटली सिर्फ इन्होंने ही दी है। तो इस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? पार्शियली ट्रू। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को पूछ सकते हैं कि रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडियाज, तो उसके अंदर में भी आपको यही बताना है कि कंटेक्स्ट जो है वो है कि प्लेटो क्या कहना चाहता है। प्लेटो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता है, बराबर है। प्लेटो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता है। अब आइडियल स्टेट कौन बनाएगा? जिसके पास में उसकी आइडिया हो, बराबर है। आइडिया, जैसे अब मैं कुर्सी की ही बात करूं, एक आइडियल कुर्सी कौन बना सकता है? जिसके पास में उसकी आइडिया हो कि हाँ भाई, मेरे दिमाग में ये आइडिया है। उस आइडिया को जो बना सके, जो उसको रियलिटी में उतार सके, ठीक है, तो वो बाद में काम होगा। तो वो चाहता है कि इस आइडिया को समझो, तो आइडियल स्टेट की आइडिया समझनी पड़ेगी। और उसके पहले तुमको समझना होगा कि यहाँ पर जो है अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो एक ऑब्जर्वेबल रियलिटी है। इस ऑब्जर्वेबल रियलिटी के भी बियॉन्ड एक रियलिटी है। ठीक है, एक रियलिटी है। और वो रियलिटी सिर्फ उनको समझ में आएगी जिनके पास में फिलोसॉफी का नॉलेज है। तो वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि भाई देखो, सीधी सी बात है, ठीक है, दो वर्ल्ड है, एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, एक विजिबल वर्ल्ड है। इसी को हम सेंसिबल वर्ल्ड भी कहते हैं। जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है उसमें फॉर्म है, और इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया है, इमेज ऑफ सर्कल। सर्कल जो आपके दिमाग के अंदर में है वो कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट है, लेकिन उसका इम्परफेक्ट मैनिफेस्टेशन जब आप ड्रॉ करोगे तो वो आपका इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे उसको। ठीक है, तो ये है। तो वो कहते हैं कि भाई दो वर्ल्ड है। दो वर्ल्ड कौन कौन से? एक फिजिकल है और दूसरा जो है वो स्पिरिचुअल है। तो किसको समझ में आएगा? ये सब चीजें किसको समझ में आएंगी? ये सब चीजें उसको समझ में आएंगी जिसकी सोल ऊपर गई थी और परफेक्ट मैनिफेस्टेशन उसने देखा है, वो रिकलेक्ट कर पा रहा है। तो ऐसे लोग जो है वो तुमको यहां पर बता पाएंगे, और उसकी थियरी ऑफ नॉलेज से वो लिंक होता है। तो फॉर्म जो है वो सही चीज है, फॉर्म कभी चेंज नहीं होगा। तो फॉर्म पर हर बार फोकस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये बात वो बेसिकली कहते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि सुप्रीम रियलिटी लाइज बिहाइंड द ऑब्जर्वेबल रियलिटी। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एक तो रियलिटी शैडो ऑफ आइडियाज, या फिर दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो कि द सुप्रीम रियलिटी लाइज बिहाइंड द ऑब्जर्वेबल रियलिटी। दोनों का मतलब एक ही है। घुमा फिरा करके अगर ये पूछा तो वो लिखना है, वो पूछा तो ये लिखना है। और इसको प्रूव करने के लिए ही गिव्स अ एलिगरी ऑफ केव। एलिगरी ऑफ केव हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, जिसके अंदर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मिथ मेकर्स हैं जो मिथ क्रिएट कर रहे होते हैं, बट उसमें से एक व्यक्ति जो है वो बेड़ियां छोड़ करके बाहर निकलता है, सब कुछ समझता है, और वो जब रिटर्न आता है और इन लोगों को छुड़वाने की कोशिश करता है तो उसी को मार दिया जाता है। वो पर्सन वॉज नथिंग बट सोक्रेटस। ठीक है, तो वो केव के एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीजों को समझाते हैं कि भाई आइडियल वर्ल्ड में जाओ, फिलोसॉफी में जाओ, वहां से तुमको समझ में आएगा कि ये मटेरियल वर्ल्ड कुछ भी नहीं है करके। ठीक है, ग्रेट। फिर जो है वो हम लोग ट्राइपार्टाइट सोल थियरी हम लोग देखते हैं। तो ट्राइपार्टाइट सोल थियरी के, तो सोल थियरी के अंदर में ऑब्वियसली ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस ने ही थियरी ऑफ सोल दी थी कि भाई वो वेस्टर्न फिलोसॉफी में, ठीक है, हमारे इंडियन फिलोसॉफी में तो वो बहुत ही पुरानी आइडिया है, लेकिन वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंदर में पाइथागोरस कहते हैं कि भाई आत्मा नश्वर है, अनश्वर सॉरी, और बॉडी जो है वो नश्वर है, खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगी। ओके, वो अमर है, आत्मा अमर है।
अब वही हेवन में जाते हैं, हेवन में सारी की सारी परफेक्ट चीजें देखते हैं, वापस आते हैं तो सारी आत्माएं, सारी सोल रिकलेक्ट कर सकती हैं क्या? नहीं। कौन कौन सी करती है? जिनके अंदर में रीजन की कैपेबिलिटीज हैं, जिनके अंदर में रीजन की कैपेबिलिटीज हैं, वो इसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए इन लोगों को गोल्ड क्लास के लोग कहेंगे, बिकॉज इनके पास में रीजन है, इसीलिए इनके पास में विजडम होगा और ये लोग लॉन्ग टर्म सोच पाएंगे। रीजन इनके अंदर में डोमिनेट करता है, जिनके अंदर में करेज डोमिनेट करता है। तो सोल्जर क्लास में क्या चाहिए तुमको? इमोशंस चाहिए, एंगर चाहिए, एम्बिशन चाहिए, ऑनर चाहिए। आप देखो, आप सोल्जर क्लास में जाओगे, इन लोगों के पास में यही चीजें हैं। ये लोग ऐसे ही सोचते हैं। जो रूलिंग क्लास है उसने दिमाग से सोचना है, जो सोल्जर क्लास है उसने छाती से, चेस्ट से सोचना है, और जो एपेटाइट क्लास वाले होते हैं वो लोग पेट से सोचते हैं। गट फीलिंग, उनकी गट फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए। मेरा गट फीलिंग मुझे बोल रहा है, तो गट के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, इनको सेक्स चाहिए, इनको मनी चाहिए, इनको प्लेजर चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसे लोग जिनके अंदर में फूड, सेक्स, मनी, प्लेजर, ये सब जो चीजें डोमिनेट करती है, कॉपर क्लास के लोग हैं। और इन लोगों ने बिल्कुल भी रूलिंग क्लास में नहीं जाना है, ना ही इन लोगों ने सिल्वर क्लास में जाना है। जो लोग रूल करें ऐसे फिलोसोफर किंग को, ठीक है, ऐसे फिलोसोफर किंग के अंदर में सिर्फ विजडम और लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। इंडियन पॉलिटिक्स में अगर मैं ये वाली बात अप्लाई करूं, तो आप देखो, आज हमारे पास में रूलिंग क्लास के अंदर में वही लोग बैठे हैं जिनको फूड, सेक्स, मनी एंड प्लेजर चाहिए। हम्म। कर्नाटका की वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, कौन सी? ओपोजिशन में बैठी हुई। ओपोजिशन क्या, वैसे रूलिंग की, हाँ ओपोजिशन में ही बैठी हुई। मैं अभी समहाउ नाम भूल रहा हूँ, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। तो उसका बीच में वो एक स्कैंडल बाहर आया था, देखो, एमपी था, लगभग 500-600 वीडियोस बाहर आए थे सेक्स के, कि अलग अलग लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया गया। ये लोग मनी के पीछे भाग रहे हैं। हम्म। सिर्फ पैसा पैसा पैसा। ये लोग प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, इनको यही चाहिए। तो देश की हालत तब बिगड़ने लगती है जब जिनके अंदर में ये आदतें डोमिनेट करने लग जाए। जिनके पास में विजडम है, लॉन्ग टर्म विजन है, वो लोग तो पावर में ही नहीं आ पा रहे हैं। सोल्जर क्लास का ठीक है, आप लोग मतलब इनके अंदर में एंगर होना, इनके अंदर में एम्बिशन होना, इमोशन होना, ऑनर होना, वो समझ में भी आता है। ठीक है, और सोल्जर्स में होना भी चाहिए, तो सोल्जर में हम लोग ऐसे लोग ले भी लेते हैं। बट रूलिंग क्लास के अंदर में उल्टा हो गया अपने देश में, वहीं पे गड़बड़ होती है। तो वो कहते हैं ऐसे स्टेट आइडियल स्टेट नहीं होंगे, ऐसे स्टेट आइडियल स्टेट नहीं होंगे। तब वहीं पे उनकी थियरी आती है, थियरी ऑफ जस्टिस की। तो प्लेटो से पूछा जस्टिस क्या है, तो जस्टिस को लिखते समय में उन्होंने रिपब्लिक के अंदर में उन्होंने जस्टिस लिखा है, लेकिन रिपब्लिक के अंदर में जस्टिस के बारे में जब उन्होंने लिखा है तो कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में है। कॉन्वर्सेशन मतलब डायलेक्टिक्स के फॉर्म में है। डायलेक्टिक्स किसके बीच में होता है? डायलेक्टिक्स जो है, तब इसके अंदर में प्लेटो ने एक हीरो रखा है। ठीक है, वो हीरो कौन है? वो हीरो है सोक्रेटस। तो लेट मी टेल यू, सोक्रेटस ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं लिखा कभी। जो भी लिखा उनके शिष्यों ने लिखा, सोक्रेटस को नहीं आता था कुछ लिखना, और लिखते भी नहीं थे। तो यहां पर प्लेटो सोक्रेटस के माध्यम से अपनी आइडिया ऑफ जस्टिस जो प्रूव करेंगे। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो ये लोग जो है, मतलब सोक्रेटिस को आप कंटेस्ट करवाओगे किसके अगेंस्ट में? सिफेलस, पॉलीमर्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाउकॉन जैसे थिंकर्स के अगेंस्ट में। इन सबसे बारी बारी बातें करेंगे, और बातें करने के बाद में एक अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो निकालेंगे, और फिर उससे जस्टिस एग्जैक्टली क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो तुमको आइडियल स्टेट बनाना है, आइडियल स्टेट बनाना है तो तुमको आइडियल स्टेट के लिए जस्टिस की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जस्ट स्टेट बताना है। तो जस्ट स्टेट आप कैसे बनाओगे? तो कैरेक्टर्स के डायलेक्टिक्स या डायलॉग के थ्रू बताएंगे। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि प्लेटो सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके अंदर में कहते हैं कि भाई हाँ, सोक्रेटस एथेंस की गलियों में घूम रहे हैं,
एथेंस की गलियों में घूमते समय में एक दिन उनको सवाल करने की आदत है, तो वो सवाल करते करते ही रीचेस टू वन ऑफ द पर्सन जो काफी वहां पर फेमस है, सिफेलस। थोड़ा ट्रेडिशनल मॉरलिटी वाला आदमी है, ठीक है, थोड़ा ट्रेडिशनल मॉरलिटी वाला आदमी है। तो सिफेलस से पूछा, भाई सिफेलस, तुम्हारे हिसाब से जस्टिस क्या है? क्या पूछा? तुम्हारे हिसाब से जस्टिस जस्टिस क्या है? तो कहते हैं कि भाई देखो, मेरे हिसाब से जस्टिस का मतलब है डूइंग वंस ड्यूटी, जो मेरा काम है वो मैंने करना। और दूसरा, पेइंग वंस ड्यूज, जिसका जो बकाया है वो उसको वापस कर देना। अच्छा है तो अच्छा देना, बुरा है तो बुरा देना, बट जिसका जो बकाया हो वो सब उसको दे देना। मेरे हिसाब से जस्टिस वही है। तो उसके हिसाब से जस्टिस क्या है? जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस ड्यूज। दैट इज व्हाट जस्टिस इज। तो अब सॉक्रेटिस बोलेंगे, आर यू श्योर? बोले यस। बोले आई एग्री कि डूइंग वंस ड्यूटी ये तो होना चाहिए, ये हर तरफ में एप्लीकेबल होता है। तो ये एक यूनिवर्सली जहां पर आप चीजों को अप्लाई कर सको उसको तो मैं मानूंगा। लेकिन पेइंग वंस ड्यूज आई डोंट थिंक कि वहां पर सही बैठता है। बोले कैसे? बोले मान लो एक मैड मैन है, ठीक है, एक पागल आदमी है, और वो पागल आदमी आपसे जो है वो कुल्हाड़ी लेकर के गया हुआ था, या आप किसी पागल आदमी की कुल्हाड़ी लेकर के आए हो। एक बेवड़ा है, ठीक है, और वो अब झगड़ा वगड़ा कर रहा है, और उसकी तुमने कुल्हाड़ी उधार ली हुई थी, अब वो तुमसे कुल्हाड़ी मांगने के लिए आया हुआ है। तो इस समय में क्या आप उसको अपनी कुल्हाड़ी वापस दोगे? तो बोले कि अगर यहाँ पे आप उसकी मैडमैन की कुल्हाड़ी अगर वापस दोगे तो हो सकता है वो किसी और इंसान को मारे, और हो सकता है तुमको भी मार दे। तो सिंस यहां पर वो फिट नहीं बैठता है, तो सोक्रेटस कहते हैं कि यहां पर एक गड़बड़ हो गई है। तो ये प्लेटो का रिस्पॉन्स, मतलब प्लेटो सोक्रेटस के फॉर्म में कहते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि वंस डूइंग वंस ड्यूटी ये फिट होता है हर तरफ में, लेकिन सेकंड वाला पार्ट फिट नहीं होता है। क्योंकि तुम ऑल कंडीशंस में वेपन को वापस नहीं दोगे, या ऑल कंडीशंस में जैसा हुआ उसको वैसा ही देना, वैसा नहीं होगा। ठीक है, पेइंग वंस ड्यूज, ठीक है, तो ये जो है पेइंग वंस ड्यूज जो है, तो तुम उसमें आप जो है वो उसको कुल्हाड़ी जो है वो वापस नहीं देने वाले हो। तो बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि डूइंग वंस ड्यूटी एग्रीड, लेकिन पेइंग वंस ड्यूज नॉट एग्रीड। ठीक है, ये बूढ़ा था, तो ये भी एकदम, वो ले जाने दे, मेरे को तेरी बातें नहीं समझ में आती है। तो सिफेलस जो है वहां से निकल जाता है, सिफेलस वहां से निकल जाता है, और उसका बेटा वहीं बैठा होता है। और बेटे को अब जरा लगता है ना कि भाई पापा की आर्ग्यूमेंट को ऐसे भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी सोक्रेटिस ने काट दिया, तो कुछ तो उनके बचाव में आऊं। तो बोले नहीं नहीं अंकल। बोले क्या? कौन? बोले मैं, पॉलीमरकस। अरे हाँ बोल पॉलीमरकस। बोले मैं इनका बेटा हूँ, सिफेलस का बेटा हूँ। बोले अच्छा अच्छा। तो पेइंग वंस ड्यूज का मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है, पॉलीमेकस जो कि सन है सिफेलस का, वो बोलता है कि मेरे हिसाब से पेइंग वंस ड्यूज का मतलब है व्हाट वन डिजर्व्स। बोले मतलब व्हाट वन डिजर्व्स मतलब? बोले व्हाट वन डिजर्व्स का मतलब है कि दोस्तों के लिए अच्छा करना, दुश्मनों के लिए बुरा करना। जो मेरे साथ अच्छा है उसके लिए अच्छा करूंगा, और जो बुरा है बुरा करूंगा। यूजुअली मेरा दोस्त मेरे साथ में अच्छा करते हैं उनके लिए अच्छा, और जो मेरे दुश्मन है, एनिमी है, उनको तो पेइंग वंस ड्यूज मतलब इसने मेरे साथ में नालायकपंती की, मैं भी उसके अगेंस्ट में नालायकपंती करूंगा। ठीक है, तो इधर अब सॉक्रेटिस को वापस आड़े हाथ लेते हैं। सॉक्रेटिस बोलते हैं गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, बट कैन यू रियली टेल मी हु इज योर फ्रेंड एंड हु इज योर एनिमी? और कभी कभी आपका दोस्त आपके दुश्मन जैसा एक्ट करता है, और दुश्मन आपके दोस्त जैसा एक्ट करता है। प्लस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई दुश्मन आपका अच्छा कर दे और कोई दोस्त आपका बुरा कर दे, या आप भी दोस्त का बुरा कर दो और दुश्मन के लिए अच्छा कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो यहां पर भी वो यूनिवर्सली फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो उससे पूछा कि व्हाट वन डिजर्व मतलब क्या? डूइंग गुड टू योर फ्रेंड एंड बैड टू योर एनिमी। तो प्लेटो पहली चीज तो बोलता है कि ठीक है, डूइंग गुड टू फ्रेंड या डूइंग गुड टू एनी पर्सन, ये एक वर्चुअस थिंग है, अच्छी चीज है, वो होनी भी चाहिए। लेकिन डूइंग बैड टू एनिमी,
उधर में वो एग्री नहीं करते, वो बोलते कि कभी कभी हम लोग दोस्तों के साथ भी बुरा कर देते हैं, तो बुरा करो ही मत, किसी के साथ भी मत करो, क्या दोस्त क्या दुश्मन। ठीक है, तो वो वहां से कहता है कि भाई प्लेटो एक्सेप्ट जस्टिस का मीनिंग डूइंग वंस गुड, लेकिन वो इस चीज को एग्री नहीं करते हैं कि किसी का बुरा करना। ओके, क्योंकि तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो ये तुमको समझ में ही नहीं आएगा। और इसीलिए बेसिकली वो कहते हैं कि अब अगर हम कहें तो आइडिया ऑफ जस्टिस के अंदर में कभी भी किसी को हार्म करना हो ही नहीं सकता। तो अब दो लोगों से आर्ग्यू किया, जस्टिस का मीनिंग अब तक क्या निकाला? दो लोगों से आर्ग्यू करने पर जस्टिस का मीनिंग क्या निकाला? तो डूइंग वंस ड्यूटी, और दूसरा डूइंग गुड टू पीपल। जस्टिस इज अ वर्च्यू, लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए हमने, है कि नहीं? तो ये होता है। तो ये दोनों बाप बेटी की आर्ग्यूमेंट यहाँ पे खत्म हो गई। फिर ये घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते एक सोफिस्ट मिलता है जिसका नाम है थ्रेसीमेकस। ठीक है, और ये थ्रेसीमेकस एकदम सोफिस्ट है, एंड सोफिस्ट आर वेरी गुड एट कन्विंसिंग, वेरी गुड एट स्पीच ऑल्सो। तो सोक्रेटिस सवाल करते हैं, सोक्रेटिस बोलते हैं कि व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू यू थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस क्या अपना मस्त एकदम इन्हीं सब चीजों के लिए बैठा था। तो गला ठीक करता है, गला ठीक करने के बाद वो बोलता है जस्टिस, जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांग। लोग तालियां बजाते हैं, वाह 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 वाह, क्या बोला है क्या बोला है। बोले आगे, बोले कि जस्टिस जो है, ओके, जस्टिस इज नथिंग बट प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांग। वो बोले कि यही होता है, जस्टिस का मतलब है जो पावर में है उन्हीं का इंटरेस्ट हर बार प्रोटेक्ट होगा। वो आगे एक बहुत अच्छा कोट मारते हैं। क्या कोट मारते हैं? बोले नो वन लिसन्स टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ पावरलेस मैन। ठीक है, तो वो कहते हैं नो वन लिसन टू आर्ग्यूमेंट ऑफ पावरलेस मैन इवन व्हेन हिज आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। भाई सही है तो भी नहीं सुनने वाले हैं। लोग बोलते हैं अरे क्या बात कही है थ्रेसिमेकस जी, जबरदस्त। नो वन लिसन्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ पावरलेस मैन इवन व्हेन हिज आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। तो यही वाली बातें हम लोग देखते हैं आज सोशल मीडिया पे। क्या देख रहे हैं? जो अच्छी बात कर रहा है उसके वीडियोस दबे हुए हैं, जो कुछ भन्नाटेदार फालतू बातें कर रहे हैं उन लोगों की एकदम वीडियोस जो है वो हिट होते जा रही हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, है कि नहीं? तो वो कहते हैं वर्ल्ड अंडरस्टैंड आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर रेदर देन पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट। इतना मस्त स्टेटमेंट है ना, इतना मस्त कोट है। क्या बोले? बोले वर्ल्ड अंडरस्टैंड, यस, वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर रेदर देन पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की क्या पावर है उससे नहीं, इन लोग समझते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर, जो पावर में है उनकी आर्ग्यूमेंट उन लोग समझते हैं। तो वो सीधा कहता है, और ये बोलने के बाद में जो तालियां बजती है पूछो ही मत। सॉक्रेटिस मद्द मद्द मुस्कुराते हुए फिर बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है। अगर अगर स्टेट को सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए बनाया तो क्या ये अच्छी बात है क्या? आप लोग बताओ मुझे, ऑनलाइन वाले, कि स्टेट अगर सिर्फ पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट के लिए अगर बनाया गया है तो क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात है? नहीं। फिर तो जो वीक लोग हैं वो लोग बोलेंगे कि यार फिर तो तोड़ दो ना, एग्रीमेंट ही तोड़ दो, क्योंकि क्या ही करेंगे हम लोग इसका, है कि नहीं? ऐसे स्टेट में रह करके क्या करें जो सिर्फ कुछ ही पावरफुल लोगों के लिए हैं। तो आगे जो है वो यहां पर, ठीक है, आगे जो है वो प्लेटो का रिस्पॉन्स सोक्रेटस के फॉर्म में आता है कि गलत बात है। ठीक है, कि अगर ऐसा है तो फिर वीक लोग जो है वो लोग बोलेंगे कि ठीक है फिर हम लोग तोड़ देते हैं लॉ, क्योंकि ये तो वैसे ही लोगों के लिए है, कुछ ही लोगों के लिए है कि नहीं? ये तो वैसे ही कुछ लोगों के लिए है। तो और ये अप्रोच सोसाइटी के लिए गुड भी नहीं है, इससे डिसहार्मनी होगी समाज के अंदर में, है कि नहीं? क्योंकि किसी को फेथ ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी लॉ बने हुए वो तो पावरफुल लोगों के लिए बने हैं। तो फिर कहीं ना कहीं डिसहार्मनी आएगी और सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर प्लेटो कहते हैं कि देखो, सोल ऑफ द पर्सन ओबेइंग द लॉ इज ऑलवेज एट पीस देन सोल ऑफ पर्सन डिसोबेइंग द लॉ। ठीक है, जो लॉ को डिसोबे कर रहा है उसकी सोल हमेशा खुश नहीं रहेगी।
उसकी सोल हमेशा खुश रहेगी जो ओबे करता है। और इसी के लिए वो इवन सोक्रेटिस का एग्जांपल देता है, वो बोलता है कि देखो उसने खुद ने भी हेमलॉक पिया था। किसने? सोक्रेटिस ने। तो प्लेटो कहता है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है वो सच नहीं है। अगर ऐसा हुआ, लॉ शुड ऑलवेज बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल एंड नॉट जस्ट पावरफुल। ठीक है। बट उतने में एक और व्यक्ति के साथ में आर्ग्यूमेंट होती है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव करता है। ग्लाउकॉन नाम का बंदा है। ओके, तो ग्लाउकॉन जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट व्यू रखता है। वो कहता है कि देखो, जस्टिस जो है वो वीक लोगों के इंटरेस्ट के लिए है, इनफैक्ट वीक लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्योंकि स्ट्रांग लोग तो क्या है, उन लोग तो कभी भी कुछ भी करके निकल सकते हैं। बट वीक लोगों को बचाने के लिए क्या चाहिए? आपको जस्टिस चाहिए, आपको लॉ चाहिए। और इसलिए वीक लोगों के इंटरेस्ट में जो है वो हमको क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए। लेकिन फिर अगेन वापस से प्लेटो का वही रिस्पॉन्स है कि ऐसा नहीं होना होता है। आप लोग सिर्फ वीक या फिर जो पावरफुल है सिर्फ उनके ही इंटरेस्ट में लॉ नहीं बनाते हो। आप लोग पूरे समाज, पूरे सोसाइटी के इंटरेस्ट में लॉ बनाते हो। और ये तो कितना ज्यादा गलत होगा कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए आप लोग लॉ बना रहे हो, तो है कि नहीं? तो फाइनली इन सब चीजों से मतलब आर्ग्यूमेंट जब निकल करके आती है कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट व्यू में भी, तो उधर में फाइनल जा करके फिर फीचर्स ऑफ जस्टिस में ये निकल करके आता है कि जस्टिस इज ड्यूटी। पहले इससे यस, याद आ रहा है? कौन? सिफेलस। जस्टिस इज सोर्स ऑफ वर्च्यू। पॉलीमर्कस बराबर है कि भाई डूइंग गुड टू एवरीवन। जस्टिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। थ्रेसिमेकस एंड ग्लाउकॉन। तो ग्लाउकॉन से स्ट्रॉन्ग लोगों को बचाओगे और इधर से वीक लोगों को भी बचाओगे। तो ये रिपब्लिक के अंदर में सोक्रेटिस के डायलेक्टिक्स फॉर्म से जस्टिस की डेफिनेशन इन्होंने निकाल करके दी। समझा? सबको समझा? यस। अच्छा, कभी कभी एक कमेंट आता है कि क्या थ्रेसीमेकस सच बोल रहे हैं क्या? क्या लगता है आपको, थ्रेसीमेकस ज्यादा सच है या प्लेटो ज्यादा सही है? हम्म। हाँ, टॉपिक सारे प्रैक्टिकली है, वो रियलिटी पे बात कर रहे हैं कि पावर आर्गुमेंट ऑफ पावर को ज्यादा महत्व दिया जाता है rather than पावर ऑफ एन आर्गुमेंट। तो आई थिंक वो सही बोल रहे हैं, पर आज के इसमें दोनों बड़ा स्टैंड है, ऑपरेटर भी और एस्टिमेशन। हम्म। कौन सही लग रहा है? बाय द वे, कल कितने लोग नहीं थे यहाँ पे? क्यों नहीं थे? लेक्चर देखा फिर? अगर कल का कल नहीं देखा तो फिर आज का समझ में कैसे आएगा? हम्म। कल देख लिया ना? प्लीज लेक्चर जो है मिस मत करो। हाँ, ठीक है। थ्रेसिमेकस जो है वो व्हाट इज पर फोकस करता है। किस पे? व्हाट इज मतलब क्या चल रहा है। लेकिन सिर्फ व्हाट इज से नहीं होगा, अपने को व्हाट ऑट टू बी पर भी फोकस करना है। व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या, कैसा होना चाहिए। तो दोनों का भी महत्व है। वर्ल्ड में व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी दोनों ध्यान में अपने को रखना पड़ेगा। अगर कोई एक चीज रखोगे तो फिर वो एकदम हमारे लिए स्टेबिलिटी जो है वो नहीं लाता है। तो थ्रेसिमेकस का सही बात है, ही टॉक्स अबाउट रियलिटी की, यही रियलिटी है। इट इज डिफिकल्ट टू रिजेक्ट हिज आर्ग्यूमेंट ऑल टुगेदर। ठीक है। तो पावर तो है ही ना, पॉलिटिक्स की रियलिटी है। और ऐसा ही है कि भाई आज देख लो, आप लोग लॉज जो भी बन रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांग के लिए ही बन रहे हैं। वीक लोगों को तो कम ही बचाया जा रहा है कि नहीं? तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्लेटो व्हाट ऑट टू बी अगर बताते हैं तो थ्रेसिमेकस व्हाट इज बताते हैं। और आईआर की थियरी में तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट ऑट टू बी। ठीक है। तो आईआर की थियरी में जाओगे तो भाई थ्रेसिमेकस विल बी मेकिंग मोर सेंस देन प्लेटो। ऐसा है। एनीवेज, चलिए, सो दिस वाज अबाउट थियरी ऑफ जस्टिस। अब थियरी ऑफ जस्टिस के बाद में अगेन ग्लाउकॉन जो है वो उसको पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है कि तुम एग्जैक्टली जस्टिस में कहना क्या चाहते हो। तो वो समझाते समझाते फिर अपनी खुद की कुछ आइडियाज जो है वो रखते हैं वहां पर। ठीक है, उनसे आर्ग्यू करते करते वो कहते हैं कि देखो,
अगर तुमको जस्ट स्टेट समझना है तो सबसे पहले आप लोग जस्ट सोल को समझो, ठीक है। जस्ट स्टेट को समझना है तो जस्ट सोल को समझो, और जस्ट सोल को समझना है तो जस्ट स्टेट को समझो। बोले समझा नहीं मुझे। बोले देखो, इंडिविजुअल में जस्टिस क्या होना चाहिए, शायद आपको ढंग से नहीं समझ में आए। वैसे मेरे हिसाब से इंडिविजुअल में जस्टिस क्या होना चाहिए, जस्टिस ये होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर में रीजन ने करेज के ऊपर, करेज ने एपेटाइट के ऊपर में डोमिनेट करना चाहिए, ठीक है। जस्ट सोल, अगर कोई आप एक अच्छी सोल अगर आप पकड़ोगे तो वो क्या करेगी, तो उसके अंदर में रीजन सबसे ऊपर होगा, फिर उसके बाद में उसका करेज होगा, और उसके बाद में उसकी एपेटाइट होगी। बराबर है। ये एक जस्ट सोल के अंदर में होना चाहिए। तो बोले जस्ट स्टेट के अंदर में भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर देखो रीजन करेज के ऊपर में या रीजन एपेटाइट के बीच में अगर आने लग जाए तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस। और ये इंटरफेरेंस नहीं होने देने को हम लोग कहते हैं टेम्परेंस। क्या बोलते हैं, टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब है संयम बनाए रखो, एक दूसरे में इंटरफियर मत करो, जिसका जो काम है उसने वो वाला काम करना चाहिए। ओके। तो ऐसे ही, ऐसे ही हम लोग अगर प्लेटो की खुद की अगर आइडिया ऑफ जस्टिस समझना चाहते हैं तो कहता है कि जस्ट सोल को लो। जस्ट सोल को अगर आप लोगे तो उसमें रीजन है, करेज है, एपेटाइट है। रीजन है डोमिनेट करना है, स्पिरिट रहेगी तुम्हारे अंदर में, और एपेटाइट रहेगी। और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों एक दूसरे का अलग अलग काम करेंगे, लेकिन एक दूसरे के बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे। तो ऐसा ही वो कहते हैं। तो इसमें दो कंसेप्ट आते हैं जो आप लोगों ने नोट करने हैं। ओके। वो दो कंसेप्ट क्या है, वो दो कंसेप्ट है, पहला जो है उसको हम कहते हैं प्रॉपर पोजीशनिंग। क्या बोलेंगे, प्रॉपर पोजीशनिंग। और सेकंड जो कंसेप्ट इसके अंदर में आता है उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेंस। प्रॉपर पोजीशनिंग क्या, प्रॉपर पोजीशनिंग जस्ट सोल के अंदर में हर बार ऐसी होगी, रीजन, करेज और एपेटाइट। यही प्रॉपर पोजीशनिंग है, ऐसा ही हमको चाहिए। अगर रीजन के ऊपर में करेज चले जाता है या इवन एपेटाइट चले जाता है तो दिस इज नॉट प्रॉपर पोजीशनिंग। प्रॉपर पोजीशनिंग में आपको रीजन विल डोमिनेट ओवर करेज एंड करेज विल डोमिनेट ओवर एपेटाइट, इसी को प्रॉपर पोजीशनिंग कहेंगे। और ये तीनों ने एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना, इसको हम लोग कहेंगे टेम्परेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टू कीवर्ड्स। प्लेटो की थियरी ऑफ जस्टिस लिखनी है, उसके अंदर में प्रॉपर पोजीशनिंग एज वेल एज टेम्परेंस ये शब्द आने चाहिए। तो सभी लोगों को कहूंगा कि ये नोट करो और चैट बॉक्स में आप लोग भी लिखो। और अगर कोई यूट्यूब पे इसको रिकॉर्डेड देख रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो प्रॉपर पोजीशनिंग एंड टेम्परेंस। ठीक है। तो प्लेटो की खुद की जो थियरी ऑफ जस्टिस है उसके अंदर में दो कंसेप्ट लाए गए, रीजन डोमिनेट्स ओवर करेज एंड करेज डोमिनेट्स ओवर एपेटाइट। दिस विल बी कॉल्ड एट द प्रॉपर पोजीशनिंग। और एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करेंगे, उसको हम कहेंगे टेम्परेंस। ये जस्ट सोल के अंदर में आपको दिखाई देगा। और ऐसा ही अगर मैं जस्ट स्टेट बनाऊं तो जस्ट स्टेट के अंदर में भी ऐसा ही होगा कि मैं तीन क्लास बनाऊंगा, रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास। रूलिंग क्लास के अंदर में मेरे पास में वो लोग होंगे जिसके अंदर में, जिनको हम लोग, मतलब रूलिंग क्लास के अंदर में हम लोग वो लोग होंगे जिसके अंदर में रीजन विल डोमिनेट ओवर करेज एंड एपेटाइट। इसके अंदर में करेज विल डोमिनेट ओवर रीजन एंड मे बी एपेटाइट, और इसके अंदर में एपिटेट विल डोमिनेट ओवर रीजन एंड करेज। ठीक है। मतलब क्या सर, मतलब सीधी सी बात है, जो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, जिनके अंदर में विजडम है, तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, जिनके अंदर में विजडम है, ऐसे लोगों को आप क्या बनाओ, ऐसे लोगों को आप रूलिंग क्लास के लोग बनाओ। जिनके अंदर एंगर है, इमोशन है, छाती से जो सोचते हैं, और वही चाहिए ना। मतलब सच बताओ, अगर किसी के अंदर में रीजन है तो वो कभी सोल्जर बनेगा, रीजन डोमिनेट करता है तो।
नहीं, क्यों जाओगे भाई तुम वहां पर, मतलब जस्ट बिकॉज कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई देश की सेवा, देश के लिए मर रहे हैं। अभी मैं अकेला क्यों मरूं? रीजन वाला क्या बोलेगा मैं अकेला क्यों मरूं? मेरे फैमिली का क्या, मुझे मेरे फैमिली के साथ रहना है। या फिर इसका क्या, उसका क्या, क्यों उधर ठंड में जा करके जाऊं? तो वो कहेंगे भाई मेरे को सोल्जर ही नहीं बनना है। सोल्जर के लिए कौन चाहिए? जो छाती से सोचता है, एंगर, गुस्सा आ रहा है उसको, काट डालूंगा, मार डालूंगा, इमोशंस हाई है, मुझे इज्जत चाहिए, ऑनर चाहिए, ऐसे लोगों को आप सोल्जर क्लास में डालो। ठीक है। और मैंने आपको बताया, जिनको खाने से पीने से ही फुर्सत नहीं, जिसको बस जिंदगी भर सेक्स चाहिए, जिसको जिंदगी भर बस प्लेजर चाहिए, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या दो, ऐसे लोगों को प्रोड्यूसर क्लास में बनाओ। ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं, तुम लोग प्रोडक्शन करो, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो ये जब आप करोगे तो समाज के अंदर में एक्सेलेंस आने लगता है। जस्ट स्टेट के अंदर कैसा होगा? जस्ट स्टेट के अंदर में मैन ऑफ रीजन विल बिकम रूलिंग क्लास, मैन ऑफ करेज विल बिकम सोल्जर क्लास, और मैन ऑफ एपेटाइट विल बिकम प्रोड्यूसर क्लास। ठीक है। कैसे पता करेंगे कि किसके अंदर में क्या क्वालिटी है? उसके लिए हम लोग एग्जामिनेशन सिस्टम बनाएंगे। एजुकेशन का एक एग्जामिनेशन सिस्टम होगा, उससे अपने को पता चल जाएगा कि किस में क्या डोमिनेट करता है। तो बेसिकली कौन क्या ज्वाइन करेगा, ये क्वालिटी ऑफ सोल पे है। किस पे है? क्वालिटी ऑफ सोल पे। और इसी को हम कहते हैं प्रॉपर पोजिशनिंग। और दूसरी बात जो है वो है, सेकेंड क्वालिटी होगी कि टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब है कोई भी एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करेगा। मतलब क्या? मतलब बेसिकली रूलिंग क्लास का काम है अच्छे लॉज दो, अच्छे रूल्स बनाओ, लॉन्ग टर्म विजडम दिखाओ। और ये जब देंगे सोल्जर क्लास को, तो सोल्जर क्लास का काम होगा इन सभी को प्रोटेक्ट करना, इनको बचाना। और जो प्रोड्यूसर क्लास का काम है वो प्रोडक्शन का काम करेंगे, मटेरियल नीड जो है वो लोगों की सेटिस्फाई करके देंगे। लेट मी टेल यू, इस सिस्टम के अंदर में सबको पता है कि मुझे मुझे मेरा मेरा काम करना है। इससे दो फायदे हैं। एक, मतलब हम लोग समाज के अंदर में हार्मनी लेकर के आते हैं। हार्मनी मतलब मुझे पता है ना कि क्या करना है, मेरा काम क्या है। और दूसरा है एक्सेलेंस। एक काम को जब आप बार 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 रिपीट करते हो तो एक्सेलेंट हो जाते हैं उसमें। तो रूलिंग क्लास वाले और अच्छे लॉस बनाते जाएंगे, ये और अच्छा प्रोटेक्ट करते जाएंगे, और ये और अच्छा प्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है। तो जस्ट स्टेट क्या है? जस्ट स्टेट जो है उसके अंदर में एक्सेलेंस होगा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, यस, टेम्परेंस। एक दूसरे के काम में नहीं इंटरफियर करने की वजह से एक्सेलेंस, हार्मनी और पीस, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। तो अब हम लोग अगर जस्टिस की थियरी अगर हम देखें, तो जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी, बराबर है? जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी। Justice is virtue, being good to everyone. Justice is in the interest of strong as well as weak. Justice is proper positioning, and justice is temperance. और इन सब से फाइनल आउटपुट जो आपका होगा, दैट विल बी एक्सीलेंस, हार्मनी एंड पीस इन द सोसाइटी। ठीक है। फिर प्लेटो से किसी ने पूछा कि व्हाई वुड एनीवन एग्री टू दिस स्कीम? तो प्लेटो कहता है देखो भाई, इसलिए क्योंकि रूलिंग क्लास को, रूलिंग क्लास, जस्ट बिकॉज दे आर रूलर्स, इट डजंट मीन कि उनके उनके अंदर में ईगो आ जाएगा। उनको पता है कि भाई मेरी मटेरियल नीड जो है और मेरी सिक्योरिटी की नीड जो है वो सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास दे रहे हैं, तो मैं उनको कम नहीं आंकूंगा। वैसे ही सोल्जर क्लास को पता है मेरी मटेरियल नीड्स और मुझे अच्छे लॉ एंड ऑर्डर देने का काम ये कर रहे हैं, तो मैं उनको कम नहीं आंकूंगा, और ऐसे ही ये भी करते हैं। तो सब एक दूसरे को पहचानते हैं, इसीलिए टेम्परेंस और एक्सेलेंस जो है तुम्हारे समाज के अंदर में आने वाला है। ठीक है। तो आई होप सब लोगों को इनकी जस्टिस की आइडिया जो है वो समझ में आई, और ये फाइनल कंक्लूजन है ऑन द जस्टिस। एवरीवन समझे? पक्का? ठीक है। ये स्लाइड अभी हम लोग रखे हैं, एक छोटे से 5 मिनट के ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या सीखा हमने? जस्टिस, जस्टिस इज ड्यूटी, जस्टिस इज वर्च्यू, जस्टिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जस्टिस इज प्रॉपर पोजिशनिंग, दैट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मतलब सोल्जर क्लास का काम करे, जिनके अंदर में उनका वो रीजन उनके अंदर में डोमिनेट करता है, सॉरी करेज डोमिनेट करता है। रूलिंग क्लास विजडम वाला काम करे, उनके अंदर में रीजन डोमिनेट करता है। और प्रोड्यूसर क्लास से प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे और जितनी मटेरियल नीड्स है वो सबकी सेटिस्फाई करते रहे। बराबर है। लेकिन फिर अब आपके दिमाग में एक सिंपल सा सवाल आना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर में क्या डोमिनेट करता है? बराबर है ना। स्टेट में कैसे मैं किसी को करेज क्लास में डालूं, रीजन क्लास में डालूं या एपेटाइट क्लास में डालूं, उसके लिए मैं क्या करूं? तो उसके लिए फिर प्लेटो को पता चल गई ये वाली चीज। तो प्लेटो ने अगेन अपनी ओरिजिनल थिंकिंग यहाँ पे दिखाई और उन्होंने डिजाइन किया एक एजुकेशन सिस्टम। और वहां पर उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही घटिया है। और इनफैक्ट मुझे स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। बोले स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम में क्या है? तो उन्होंने देखा कि भाई स्पार्टा ने ही मुझे हराया, स्पार्टा से क्या सीखने की जरूरत है? तो एक मतलब स्पार्टा में फिजिकल एजुकेशन पे आप लोग बहुत फोकस करते थे, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते थे इंक्लूडिंग वुमेन को सीखने के लिए। और इतना ही नहीं, एजुकेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड था और स्टेट कंट्रोल्ड था। स्टेट ने सिलेबस बनाया हुआ था, स्टेट बताता कि क्या सिखाना है कैसे करना है, और हर किसी को एजुकेशन का पूरा पूरा मौका मिलता था स्पार्टा के अंदर में। ठीक है, बच्चों को ले लिया जाता था, बोले बच्चे तुम्हारे नहीं है, हम लोग ध्यान देंगे इन पे। स्टेट स्पॉन्सर्ड। और स्टेट डिफाइन करेगा तुमको क्या करना है। बोले ये बहुत अच्छा आयाम है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? बोले हमारे यहाँ पर एजुकेशन पूरी तरीके से प्राइवेटाइज्ड है। प्राइवेट एजुकेटर्स, प्राइवेट टीचर्स, उन लोग सिखा रहे हैं। कोई देख नहीं रहा कि क्या सिखाया जा रहा है। कोई नहीं देख रहा है, फिजिकल एजुकेशन का पूरा निगलेक्ट किया जा रहा है। मेजरली सोसाइटी पेट्रियाकल थी, वुमन को एजुकेशन भी नहीं मिल रहा था। कहीं मुझे ये अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो नहीं लग रहा है? प्राइवेटाइज होते जा रहा है। मतलब नर्सरी की फीस 85,000। तुम लोगों की यूपीएससी की फीस कितनी भरी रहे? 75,000 जीएस की, एक साल की। और उनकी 85,000। क्या सीखते होंगे वो 2 घंटे में? 85,000। हम्म। प्राइवेटाइज होते जा रहा है। स्टेट पूरी तरीके से वॉच भी नहीं रख रहा है क्या सिखा रहे हो क्या नहीं सिखा रहे हो। फिर कहीं तो फिजिकल एजुकेशन जो है वहां पे निग्लेक्ट था। अभी आजकल बोल रहे हैं कि फिट बनेगा इंडिया और ये सब बातें आ रही हैं। ठीक है, बट ये प्योरली इसीलिए फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनाई गई वो इसी को दिमाग में रख करके बनाई गई कि भाई ऐसा नहीं करो। ठीक है। और लेकिन अब कुछ बातें स्पार्टा के अंदर में जो मिसिंग थी वो क्या थी? उधर इन लोग फिलोसॉफी पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस ही नहीं करते थे। और एकदम मूड बुद्धि के लोग, स्ट्रैटेजी वाटेजी, सिर्फ तुम चलते रहो, लड़ो, वाह वाह वाह, ऐसा नहीं। फिलोसॉफी पे फोकस करो, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करो। तो ये बोले कि ये डायलेक्टिक्स हमारा मेजर चीज है और ये मैं इसका पार्ट बनाऊंगा। तो उसने दोनों के बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें जो है वो कंबाइन की। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। तो इन्होंने कहा कि देखो, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से ही मैं आइडियल स्टेट बना पाऊंगा। आइडियल स्टेट बनाने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे जस्टिस वाला स्टेट बनाना है। जस्ट स्टेट बनाना है तो मुझे प्रॉपर पोजीशनिंग करनी है उसके अंदर में। मुझे रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास और एपेटेट क्लास बनाना है, तो वो मुझे एजुकेशन के थ्रू ही मैं बताऊंगा कि किसके अंदर में क्या डोमिनेट करता है। तो एजुकेशन सिस्टम बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन ली और उन्होंने एक पूरा लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का सिस्टम बनाया। रूसो खुद कहते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में इससे अच्छा ट्रीटाइज किसी ने नहीं लिखा है। ट्रीटाइज है वो, ट्रीटी नहीं है। शब्द समझ करके लो। तो कल हम लोगों ने देखा ना, हम लोगों ने क्या बोला कि कभी कभी बुक के लिए हम लोग जब लिखते हैं तो क्या क्या लिखते हैं? मैग्नम ओपस। ठीक है। और क्या शब्द था? ग्रेट वर्क। ठीक है। और शब्द क्या यूज करते हैं? क्लासिक। ऐसे ही आप लोग उसके ट्रीटाइज ये शब्द भी यूज कर सकते हो। और ट्रीटाइज एंड ट्रीटीज, सिर्फ एक इधर का आई और एस का फर्क है, ध्यान रखो।
तो इधर उधर मत कर देना। ट्रीटाइज का मतलब है बुक, कि इट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रीटाइज, मतलब ग्रेटेस्ट वर्क ऑन द एजुकेशन। वो कहता है मुझे सारे एजुकेशन देने हैं, फिजिकल, टेक्निकल, इंटेलेक्चुअल, नॉर्म, एजुकेशन ऑफ हार्ट, सब कुछ देना है मुझे। पूरी एक बैलेंस्ड जो है वो एजुकेशन सिस्टम मुझे क्रिएट करना है। और इसी के लिए उन्होंने अपना जो एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया, तो पूरा होलिस्टिक व्यू, कि मुझे सिर्फ कुछ ही चीज नहीं देनी है। होलिस्टिक विकास कब होगा? जब आपका फिजिकल, लॉजिकल, मॉरल सभी एस्पेक्ट को मैं रेडी करूं। सिर्फ फिजिकल करने से मतलब नहीं, सिर्फ मॉरल करने से मतलब नहीं, फिर लॉजिकल करने से मतलब नहीं है। मुझे सारा तुम्हारा एजुकेशन जो है वो ढंग से देना है, वुमन को भी अपॉर्चुनिटी देनी है। और इसके लिए फिर प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम था, उसके अंदर में क्या किया गया, उसके अंदर में एजुकेशन को स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया। कहां से आपने सीखा? स्पार्टा से। सभी बच्चों को वहां पर सीखना पड़ेगा। सभी बच्चे मतलब रूलिंग क्लास के भी, सोल्जर क्लास के भी, और प्रोड्यूसर क्लास के भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी थी। इट मींस कि एक बार अगर आप प्रोड्यूसर क्लास के बन गए, तो आप जिंदगी भर प्रोड्यूसर क्लास के रहोगे क्या? नहीं। आपके बच्चे शायद से रूलिंग क्लास के भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारे स्पिरिट के अंदर में कौन सी चीज डोमिनेट करती है, तुम्हारे सोल के अंदर में कौन सी चीज डोमिनेट करती है। वो पता करने के लिए मेरे पास में ये सिस्टम है। तो उन्होंने सिंपल कह दिया कि भाई देखो, प्री प्राइमरी मतलब 0 से 6 साल के एज तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो चलो रहेंगे अपने पास, उनके घर पे ही रहेंगे वगैरह वगैरह। सिंपल जो भी रिलीजियस ट्रूथ है, मॉरल ट्रूथ है, ऐसी हम उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। जो भी घर पे रहोगे, अब प्रोड्यूसर क्लास वाले प्रोड्यूसर के, सोल्जर क्लास वाले उधर ऐसे रहेंगे, तो जो भी रह रहे हो, आपको गुड मैनर्स, गुड टेस्ट, ये सब सिखाए जाएंगे। नर्स और पेरेंट जो है वो ऐसी कोई भी कहानियां नहीं बता सकते जिससे साइकोलॉजिकल ट्विस्ट बने। एट द एज ऑफ 6 आप सबको एक स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर में लाया जाएगा, और अब तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं, कुछ नहीं। अब तुम वहीं हो, वहीं सीखते हो, रोज सीखते हो। 6 से लेकर के 18 साल तक, मतलब अगले 12 साल आप लोग पढ़ाई करोगे। अगले 12 साल आपको क्या सिखाएंगे हम लोग? अगले 12 साल ऑब्वियसली आप एक बढ़ते बच्चे हो, तो मुझे आपके फिजिकल एजुकेशन पे भी ध्यान देना है और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, आपका ब्रेन और फिजिक दोनों डेवलप हो। इसके लिए मैं तुमको हिस्ट्री सिखाऊंगा, मैं ज्योग्राफी सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स तो भाई प्लेटो का इतना फेवरेट है कि उन्होंने बाहर ही लिख दिया है कि जिसको मैथ्स नहीं आता है वो प्लीज इस एकेडमी के अंदर में एंटर मत करना। लिटरेचर सिखाया जाएगा, साइंस सिखाया जाएगा, पोइट्री सिखाई जाएगी, म्यूजिक, जिम्नास्टिक, इन सब के ऊपर फोकस होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमको यही सिखाया जा रहा है। तो अगले 12 साल जो है वो तुम्हारे मेजरली फिजिकल एंड एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पर हम डालेंगे। फिर क्या होगा? फिर फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगी एट द एज ऑफ 18, बराबर है? 18 साल की एज पर तुम्हारी फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। उस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो लोग फेल हो गए, उनको बोल दोगे आप जाओ भाई अब प्रोड्यूसर क्लास में चले जाओ। किधर चले जाओ? प्रोड्यूसर क्लास में जाओ। दोज हु विल फेल विल ज्वाइन द प्रोड्यूसर क्लास। तो हो सकता है रूलिंग क्लास का एक बंदा भी, उसका बच्चा भी प्रोड्यूसर क्लास में ज्वाइन हो सकता है। और दूसरा, फिर जो लोग पास हो गए हैं, अब वो कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन के लिए जाएंगे। मतलब जो रूलिंग क्लास का बंदा है वो भी मिलिट्री एजुकेशन लेगा, सोल्जर क्लास का बंदा है वो भी एजुकेशन वो भी लेगा। और फिर इनकी एक लगभग 20 साल की एज पर, 2 साल पूर्व कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग होने के बाद में, अब इनकी एक टेस्ट होगी। और टेस्ट में जो थोड़े से सही लगेंगे उनको, उन लोग जो है वो आगे भेजेंगे। और उसके बाद में जो उसमें फेल होते हैं उनको ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करने के बाद में उनको वॉरियर क्लास का बना देंगे। क्योंकि रूलिंग क्लास के लिए तुमको क्या चाहिए? रूलिंग क्लास के लिए और जिसको पढ़ाई आए थे, जिसमें और लव है नॉलेज के लिए, उनको आप लेके जाओगे। ये सोल्जर क्लास के लोग बन जाएंगे। फिर क्या होगा? अब ये सब जो है, अब इनको आप फिलोसोफर बनाने की राह पर लेकर के जाओगे, जो भी 20 साल के ऊपर में पढ़ेंगे। अब वो लोग जो है वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे 20 से लेकर के 35, मतलब अगले 15 साल ये लोग चीजें पढ़ने वाले हैं। तो 20 से 30 के होने तक इनको नेचुरल साइंस वगैरह सिखाया जाएगा, मैथमेटिकल साइंस सिखाया जाएगा, इनको लॉजिक सिखाया जाएगा, एस्ट्रोनॉमी सिखाया जाएगा, ज्योमेट्री सिखाया जाएगा, मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, वापस और डिटेल वाला। ठीक है, इनको पब्लिक सर्विस की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और एक लगभग 30 के एज पर इन लोगों की एक और टेस्ट होगी।
30 के एज पे जो फेल हो जाएंगे उनको यूजुअली ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। पीछे होता है ना, ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है। तो इनको आप लोग जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आप इनको बनाओगे। बाकी जो पास हो गए उन लोग और 5 साल कंटिन्यू करेंगे अपनी पढ़ाई। और इधर में इनको सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है, क्या होंगी वो? डायलेक्टिक्स एंड फिलोसॉफी। तो 30 से 35 के एज तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ोगे? डायलेक्टिक्स एंड फिलोसॉफी। और जब आपका ये हो जाएगा तब आपका फॉर्मल एजुकेशन खत्म, अब प्रैक्टिकल एजुकेशन चालू। अब क्या होगा? प्रैक्टिकल एजुकेशन चालू। अच्छा, प्रैक्टिकल एजुकेशन में क्या होगा? प्रैक्टिकल एजुकेशन में पहले आप जूनियर मिनिस्टर के तौर पे काम करोगे। ऑफिसर नहीं, मिनिस्टर। आप क्या करोगे? तो आप छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक मिनिस्टर के तौर पे काम करोगे, अलग अलग चीजों को देखना है वो सब करो। तो वो आप काम करोगे। ओके। और ये प्रैक्टिकल एजुकेशन आप और आने वाले 15 साल तक लोगे। ठीक है? और आने वाले 15 साल तक लोगे। एट द एज ऑफ 50, कितनी? एट द एज ऑफ 50 योर फॉर्मल एजुकेशन विल एंड। किसको किसको प्लेटो का एजुकेशन लेना है भी? किसको किसको एथेंस जाना है? हाँ, तुम लोग अभी भर गए हो तुम। तुम तो 18 में ही प्रोड्यूसर क्लास में चले जाओगे, या 20 में सोल्जर क्लास पे, या जूनियर ऑफिसर बन जाओगे। डायलेक्टिक्स फिलोसॉफी सीखने के बाद 15 साल प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम अ फिलोसोफर किंग। आप फिलोसोफर किंग बने हो क्या? नहीं। आप क्या हो? सिर्फ एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी जो लगती है ना कि भाई तुम्हारे पास में एलिजिबिलिटी के क्या क्या है क्राइटेरियाज, तो उसमें अब आपके पास में फिलोसोफर किंग की एलिजिबिलिटी है। ठीक है? एट द एज ऑफ 50 अब आप फिलोसोफर किंग के लिए एलिजिबल हो, फिलोसोफर किंग बने नहीं हो। अब मान लो आप लोग जो है वो 15 लोग, आप लोग इमेजिन करते हो कि भाई अब हम 15 लोग जो है वो फिलोसोफर किंग बनेंगे। क्या बनेंगे? अब हम लोग फिलोसोफर किंग है। तो जिसने अपने जिंदगी के 6 साल से लेकर के 50 साल की उम्र तक पढ़ाई की हो, 44 साल 44 ईयर्स से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तब आपको इंटरेस्ट होगा क्या रूलिंग में? नहीं। अब आपको सडनली बहुत ज्यादा प्रेम है किसके पास? फिलोसॉफी के पास। यू वॉन्ट टू स्टडी मोर फिलोसॉफी, यू वॉन्ट टू गो और इन डेप्थ। ठीक है? तो अब जो है वो तुम क्या चूज चूज करोगे? आप लोग रूलिंग चूज करोगे या फिलोसॉफी चूज करोगे? तो यूजुअली पीपल विल चूज फिलोसॉफी। तो 15 के 15 लोग जो फिलोसॉफी चूज करना चाहते हैं। बट देश को तो चलाना है ना, तो किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और उसको फिलोसॉफी छोड़ करके रिलक्टेंटली कि अब क्या करे, और कोई नहीं है, मुझे ये जवाबदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। और रिलक्टेंटली दैट पर्सन विल बिकम द फिलोसोफर किंग। ठीक है? और उधर ही प्लेटो का एक कोट आता है, और वो कोट है कि वेर, ओके, वेर एज द ट्रूथ इज दैट स्टेट इन विच rulers are most reluctant to govern is always the best, and most quietly govern, and the state in which they are most eager is the worst। कि जिस भी स्टेट के अंदर में रूलर बहुत ही ज्यादा ईगर है, मुझे बनना है, मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है, मुझे रूलर बनना है, ऐसे स्टेट की हालत जो है वो टिरानिकल होगी। ऐसे स्टेट हमेशा बर्बाद ही होने वाले हैं। लेकिन जिसके अंदर में कोई रिलक्टेंटली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों के ऊपर में लेता है, वो बेस्ट गवर्न होगा, क्योंकि वो एज ए ड्यूटी उसको ले रहा है। तो प्लेटो कहता है कि हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होने वाला है। 15 लोग अगर क्वालिफाइड थे 50 के एज में, तो 15 लोग कोई लड़ने नहीं वाले कि ए इसको मार दो, उसको ऐसा खत्म कर दो, वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं। उन लोग खुद ही वोटिंग के द्वारा एक बंदे को बोलेंगे कि भाई तू जो है अब हमारा बीच में फिलोसोफर किंग है। और वो भी कहता है कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर में दायित्व दिया है तो मैं इसको रिलक्टेंटली स्वीकार करता हूं। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छा, मेरी इच्छा नहीं है, बट फिर भी इच्छा के विरुद्ध जाकर के मैं ये काम करता हूं। तो दिस इज हाउ फिलोसोफर किंग या क्वीन, भूलो मत बच्चियों को भी दिया है मौका, तो देर आर ऑल्सो चांसेस कि कोई फिलोसोफर क्वीन भी आ जाए।
ठीक है, तो ये जो है ऐसा होगा, रीजन अब इनके अंदर प्रेजेंट है, और ऐसे लोग जो है वो देश को अच्छे से गाइड करेंगे। एज फिलोसोफर्स आर नॉट मोटिवेटेड टू बी इन द पावर, रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करेंगे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट फिर कुछ क्रिटिक बोलते हैं कि कितना सच है ये, कि दो स्टेट्स, तो प्लेटो कहते हैं दो स्टेट्स आर गवर्न बेस्ट वेयर रूलर्स आर रिलक्टेंट टू गवर्न रादर देन ईगर टू गवर्न। ठीक है, ऐसा अगर स्टेटमेंट हमारे सामने आए, तो ये किसका स्टेटमेंट है? प्लेटो का। वो कहता है कि भाई फिलोसोफर किंग जो होते हैं वो रिलक्टेंटली गवर्न करते हैं, इसलिए अच्छे से गवर्न होते हैं। और ईगर गवर्न, जो ईगर है गवर्न करने के लिए, मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, उधर में हम लोग झगड़े ही देखते हैं। आज के मॉडर्न स्टेट में भी आप लोग देख लो, लीबिया का क्या हाल है। दो पार्टीज बटी हुई, बोलते हैं मेरे को रूल करना है, बोलते हैं मेरे को रूल करना है, और बस खत्म किए जा रहे हैं। सीरिया का क्या हाल था? यही हाल था। येमेन का क्या हाल है? वही हाल है। अंदर ही कन्फ्लिक्ट है, और जब अंदर ही इस तरीके का कन्फ्लिक्ट होगा तो फिर स्टेट जो है बहुत ही बुरी तरीके से गवर्न होगा। एनीवेज, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, लेकिन अब आई होप आप लोगों को प्लेटो की थियरी ऑफ एजुकेशन और प्लेटो का जस्टिस समझ में आया, और कैसे प्लेटो के थियरी ऑफ जस्टिस के अंदर में एजुकेशन के माध्यम से तुम्हारे अंदर में प्रॉपर पोजीशनिंग क्रिएट की जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, हर बार की तरह एक क्वेश्चन अपने को देखना चाहिए। तो आज का जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये वाला सवाल यूपीएससी ने पीवाई क्यूज में मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है, अगर आपने पीवाई क्यूज देखे हैं तो उसमें आपको दिखेगा। अब इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब क्या कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब क्या सर इसका? ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट अगर आ जाए कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, सिंपल अगर इसका मैं मीनिंग निकालूं तो इसका मतलब ये है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड स्टेट तो यू जस्ट अंडरस्टैंड इंडिविजुअल। ओके, जो इंडिविजुअल के कैरेक्टर है वही स्टेट पे आएंगे। मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है जस्ट स्टेट, बराबर है? तो अगर मुझे जस्ट स्टेट बनाना है तो मुझे जस्ट इंडिविजुअल चाहिए। शायद से जस्ट इंडिविजुअल कौन है ये मुझे समझ में ना आए, तो वो अगर तुमको समझना है तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, कि अगर इंडिविजुअल मेरा बस ऐसे छोटा सा था तो इसका लार्जर वर्जन जो है वो स्टेट होगा, और आपको इंडिविजुअल से स्टेट समझ में आएगा, और स्टेट से आप लोग कभी कभी इंडिविजुअल को समझ सकते हैं। तो जस्ट स्टेट क्या है? जस्ट स्टेट वो है जिसके अंदर में रीजन ऊपर हो, करेज नीचे हो, एपेटाइट उसके नीचे हो। ऐसे ही जस्ट इंडिविजुअल कौन होगा? जिसके अंदर में रीजन, करेज एंड एपेटाइट हो। मतलब एक जस्ट स्टेट या जस्ट इंडिविजुअल वो है जिसके अंदर में दो चीजें मिले आपको, एक मिलेगी प्रॉपर पोजीशनिंग, और दूसरा आपको जो मिलेगा वो होगा टेम्परेंस, एक दूसरे की चीजों में इंटरफियर नहीं करना। और ये चीज आपको कैसे समझ में आती है? ये चीज आपको समझ में आती है जब आप स्टेट को देखने के लिए जाते हो, जस्ट इंडिविजुअल कौन है, जस्ट स्टेट को देख करके आप लोग समझते हो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसमें अब और दो तीन स्टेटमेंट आपको समझानी है, तो आप बता सकते हो कि एक ए होता है और एक ए होता है। यूजुअली इसको शायद समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको समझने में कभी दिक्कत नहीं आती है कि इट इज जस्ट लार्ज, दोनों है एक ही, सिर्फ ये बड़ा है, ये कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में लिखा है। वैसे ये इंडिविजुअल है और ये स्टेट है, और आप स्टेट को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। इसी के साथ साथ एक और इसका मीनिंग बनता है कि स्टेट जो है वो ओक या रॉक से नहीं आता है। ओक मतलब पेड़ से नहीं उगता है, ये रॉक से बाहर यानी कि पृथ्वी से बाहर नहीं निकलता है। तो स्टेट कहाँ से निकलता है? स्टेट हम इंडिविजुअल से निकलता है। कि हम इंडिविजुअल्स कैसे हैं? अगर हम लोग जस्ट हैं तो तुम्हारा स्टेट भी जस्ट होगा। तुम लोग क्या मांगते हो वही तुमको मिलेगा। जैसा कि बिहार के अंदर में बहुत कहा जाता है कि तुम जाति पाति, रिलीजन
और छोटे छोटे पैसों में अगर बटे रह जाओगे तो तुमको गवर्नमेंट भी ऐसी ही मिलेगी, है कि नहीं? तो जन स्वराज पार्टी जो है यही आर्ग्यूमेंट करती है बार बार कि भाई तुम लोग जो है वो अगर जाति पर बटे हुए हो और दो चार पैसों में अगर बट जाओगे तो तुम्हारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ नौकर ही बन करके अलग अलग राज्यों में जाएंगे, तुम लोग नहीं कोई इनोवेशन कर पाओगे। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ माइग्रेंट्स को ही जन्म देने वाले हो। प्रशांत किशोर, सुना होगा उनके स्टेटमेंट अगर आपने देखे हो तो। बेचारा इतना चिल्ला चिल्ला करके बोलता है कि और बटो तुम लोग, मैं ये जाति का, मैं वो जाति का, तो तुमको मिलेगा ही, गवर्नमेंट भी ऐसी मिलेगी। तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारा ध्यान देगी नहीं देगी, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसे हो। तुम्हारा जस्ट स्टेट जो है वो तुम्हारे माइंड से पैदा होगा, ठीक है? तो ऐसा सब कुछ है। बाकी फिर इसके अंदर में हम लोग, सर इंडिया को, इंडिया और चाइना को आरसीए पे कंपेयर करें तो कैसे होगा, करते हैं बेटा अभी, ठीक है? तो पहले तो हम लोग बोलेंगे कि भाई द स्टेटमेंट इज मेड बाय प्लेटो इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फाउंड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल आर ऑल्सो एप्लीकेबल एट द level of state. In literal sense, Plato suggests state is bigger and magnified version of individual. State is individual writ large, मतलब क्या कि individual level का magnified version is nothing but state. Okay. If an individual is a small letter a, तो state is a capital letter A. It is easier to understand what is written in capital letter than the small letter. Hence, it is much easier to understand idea of justice at the level of state compared to the idea of justice at the individual level. ओके okay? तो इसके अंदर में दो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है, प्रॉपर पोजिशनिंग एंड टेम्परेंस, ठीक है? ये हम लोग बताएंगे। ये बताने के बाद में आगे और हम लोग कहेंगे कि द मैसेज बिहाइंड द अबव स्टेटमेंट इज ऑल्सो दैट देर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मैन एंड स्टेट. The state does not come out of oak or rock. People living in state constitute the state, and the state is inherent in the minds of the people. ठीक है? The nature of state will depend on nature of individual जो इसके अंदर में रहते हैं. If people are just, state will also be just. Thus, Plato firmly believe कि just when constitute just state, it also implies principle governing the individual. Conduct ethics cannot be separated from principles governing the state. ओके? और इसीलिए फिर वो कहते हैं कि भाई गांधी भी यही बात कहते थे कि पॉलिटिक्स कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम एथिक्स। ओके, तो यही बातें हैं। तो इसको अपने को बेसिकली इसके अंदर में डालना है। सबको क्लियर हुआ? ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है उसको? यस, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने थियरी ऑफ जस्टिस और थियरी ऑफ एजुकेशन, ये दो हमने चीजें देखी हुई है। हाँ, उसने कोशिश की थी ना इम्प्लीमेंट करने की, हो नहीं पाता है ना, इसीलिए हम लोग कुछ कुछ चीजें आइडियलिस्टिक बोलते हैं। उसने तो ये सब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ नहीं ना, है कि नहीं? ऐसा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी उत्तर लिखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने लिखा है? बस एक दो तीन चार पाँच छः, छह ही लोगों ने उत्तर लिखा है। ऐसा क्यों भाई? किसने किसने नहीं लिखा है? मत करो ऐसा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग जो है बेसिकली एक बार उत्तर देख लेते हैं। सैडली मेरे पास आज जो पेन टैब नहीं है, मैं सिर्फ एक बार देख लूंगा।
तो एक डाउट था। हाँ, तो थ्योरी ऑफ सोल में प्लेटो ने बोला था कि आत्मा सोल ऊपर जाती है गॉड्स के किंगडम में। मरने के बाद। हाँ, मरने के बाद फिर वापस नीचे आती है। तो अगर वो रिकलेक्ट कर पाती है तो उसमें रीजन डोमिनेट करे। हम्म। तो सर क्या रिकलेक्ट कर पाती है? उसने जो भी उस भगवान के किंगडम में देखा था, परफेक्ट मैनिफेस्टेशन हर एक चीज का, जस्टिस का, ब्यूटी का, हर एक चीज का। तो वैसे तो फिर कोई भी रिकलेक्ट नहीं करता ऊपर अपन क्या देखा था। वो आपको ऐसा लगता है, लेकिन जिसके अंदर में रीजन डोमिनेट करता है वो लॉजिक से रिकलेक्ट करेगा धीरे धीरे, ऐसा उसका कहना है। ऐसे कोई रियल है? वो बोलते कि वो आइडियाज ऐसे ही आती है तुमको क्योंकि तुम वो वहां से रिकलेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया आई कहाँ से, कहाँ से पास ऑन हो रहा है। ये बात एरिस्टोटल कहता है जो तुम बोल रहे हो, कि ऐसा कुछ भी ऑटोमेटिकली दिमाग में नहीं आता है, जो भी हम देखते हैं उधर से ये सब हम सीखते हैं और सोचते हैं। लेकिन प्लेटो बोलता है उल्टा, बोले ये सब मेरे दिमाग में आता है। ठीक है, मेरे दिमाग में ही आया कि यही होना चाहिए था, ये मुझे रीजन से समझ में आया। किसका उत्तर है ये? जयवर्धन। हेलो। हम्म। ठीक है, बताता हूं मैं। पहले एक बार जरा उत्तर आपके देख लेते हैं। ओके, सो प्लेटो वाज ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक। तो एक तो देखो सिंपल सा नियम अपने को जो याद रखना है, मैंने आपको कल भी बताया था उत्तर लिखते समय हमें किन चीजों पर ध्यान देना है। वैसे इसमें भी आपको बता दूं कि आपको ऑलरेडी मैंने मॉडल आंसर्स दिए हैं। ठीक है, जब तक आप लोग ये आंसर राइटिंग स्किल डेवलप नहीं करते हो तब तक देखते जाओ, देख देख करके उसको समझते जाओ और लिखते जाओ। मॉडल आंसर्स आपके पास में ऑलरेडी है। लेकिन लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो कि मॉडल आंसर्स पढ़ लो। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, पांच बार पढ़ो, छह बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। पढ़ लेने के बाद में बिना देखे लिखना है, एट अ स्ट्रेच लिखना है। मतलब मतलब आपने ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक पूरा पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 4 बार में आपको याद हो गया है, समझ गया। अब आप वो नोटबुक पूरी तरीके से बंद करो, एट अ स्ट्रेच अपने ही पूरे लैंग्वेज में लिखना है, चाहे गंदा लिखो अच्छा लिखो। आज आप लोग सोचोगे कि यार इतने लोगों के सामने मेरा आंसर दिखाया जाता है, मुझे शर्म आती है। लेकिन कल आप लोग कहोगे कि ठीक है, अब मेरे अंदर में धीरे धीरे वो एबिलिटी आ गई है। ग्रामेटिकल एरर्स करोगे, मिस्टेक्स करोगे, इट्स ओके, करो। धीरे धीरे सब कुछ सुधरेगा, नहीं तो फिर कभी नहीं सुधरेगा। ठीक है, ओके। प्लेटो वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटस। ये क्या है कहाँ लाइन मार रहा हूँ वो कहाँ हो रहा है। And regarded him as the wisest man. Many philosophical ideas, okay, as well as political ideas like knowledge and virtue were rooted in the Socratic philosophy. However, Plato was not influenced entirely by Socrates. अब देखो इसमें क्या था कि इसमें स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट आपसे मांगा है पहले तो। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको कहा है कि भाई पेज के हाफ से आप लोग जो है वो इसको लिखो। अरे क्या ऐसे कर रहे हैं, पेज के हाफ से जो है वो आप इसको लिखो। ठीक है, पेज के हाफ से लगभग जो है वो लिखने की कोशिश करो। ये क्या चल रहा है, अलग ही चल रहा है। पेज के हाफ से लिखने को मैंने बोला है, उधर से लिखो थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा इस तरफ में हो। दूसरी जो चीज है उसका कंटेक्स्ट तो बताओ, ये कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेटस ऑन प्लेटो। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि उसकी थियरी ऑफ नॉलेज से उन्होंने अपनी थियरी ऑफ फॉर्म्स बनाई,
उन्होंने अपने आइडिया ऑफ जस्टिस बनाए, तो उसमें भी डायलेक्टिक्स का फॉर्म यूज किया, जो कि सोक्रेटिस से सीखा हुआ था, और वो उनकी लाइफ से भी इंस्पायर थे कि डेमोक्रेसी की तरफ में हेट्रेड इसीलिए डेवलप की क्योंकि सोक्रेटिस को जहर देते समय में डेमोक्रेसी ही पावर में थी। ये वाली बात बताओ और फिर प्रूव करो कि हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक। और उसके बाद में फिर अगले पेज से, तो एक पेज पूरा इसी में लगाना है, अगले पेज में लिखना है कि हाउएवर ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पाइथागोरस, पार्मेनाइडस एंड हेराक्लिटस। एंड ऑल्सो लास्ट का पैराग्राफ कि ही वॉज ऑल्सो एन ओरिजिनल थिंकर, जिसने अपनी थियरी ऑफ एजुकेशन, अपनी आइडिया ऑफ जस्टिस, फिलोसोफर किंग, कम्युनिज्म जैसी आइडियाज दी है। तो इट विल बी पार्शियली ट्रू। ये अपना आंसर का एक पूरा पूरा फ्लो है। ठीक है, जयवर्धन। ओके, तो इसमें ये जो फ्लो है वो पूरा एकदम बराबर नहीं है। There, these work of Plato were independent from the Socrates, hence all that is Platonic is only partially true, वगैरह वगैरह लिखा है आपने। पर मेरे हिसाब से एक 2.5 मार्क्स के करीब में आपको मार्क्स आएंगे। ठीक है। ये कौन है? आरती। द क्वेश्चन इज अबाउट द क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेटिस ऑन प्लेटो। देखो, एक झटके में समझा दिया आपने कि भाई मैं क्या कह, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो एग्जामिनर को समझ में आ गई कि हाँ भाई, इसको क्वेश्चन समझ में आ गया है। Socrates was an educationist and as a disciple of Socrates, Plato learned many things. Okay, और उसको wisest man on the earth बोला। The path towards knowledge start when the person leaves arrogance, accept ignorance. Okay, I know nothing. Socrates ने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया टुवर्ड्स डेमोक्रेसी फॉर प्लेटो, क्योंकि उनको जो हेमलॉक वगैरह ड्रिंक करने के लिए बोला, उनकी थियरी ऑफ नॉलेज से थियरी ऑफ आइडियाज फॉर्म बनाया, डायलेक्टिक्स के मेथड वगैरह लिखा है। तो ये एक पूरा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उसको 2.5 मिलेंगे, इसको लगभग 5 मिल जाएंगे आराम से। ये वाला आंसर एकदम सही आंसर है, मॉडल आंसर दिया है। बस मेरा सवाल आरती आपसे ये है कि आपने देख के लिखा है या बिना देखे लिखा है? मतलब दिख तो ऐसे ही रहा है कि देख के लिखा है, पर मेरा सवाल है आपसे, ये देख के लिखा है बिना देखे लिखा है? बिना देखे तो वेरी गुड फिर। ठीक है, अगर बिना देखे लिखा है तो वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में चंदन। प्लेटो कंसिडर्ड हिमसेल्फ, तो अगेन थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देते कि स्टेटमेंट किस लिए पूछा है। इन द आईज ऑफ प्लेटो सोक्रेटस वाज वाइजेस्ट मैन सिंस सोक्रेटस लेफ्ट नो रिटर्न वर्क, हिज आइडियाज आर नोन ओनली। बट मैंने पूछा कि आपको कि आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? सोक्रेटस के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं, उसकी आइडियाज के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको। प्लेटो वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड थियरी ऑफ नॉलेज, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स इन द इवेंट द इवेंट इन द लाइफ ऑफ द सोक्रेटस व्हेन ही वाज ऑर्डर टू ड्रिंक पॉइजन। ठीक है। हाउएवर अबव स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट, ये स्टेटमेंट लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, हाउएवर में आप, तो पहले तो आपने कहीं बताया ही नहीं कि हाँ भाई ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड। इसमें पैराग्राफ का एंड जब करोगे तो बोलोगे ना कि यस एंड हेंस इट कैन बी सेड दैट ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक। हाउएवर ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पाइथागोरस, हेराक्लिटस, पार्मेनाइडस, और बाद में फिर ओरिजिनल थिंकर। हेंस वी कैन से दैट व्हाटएवर इज प्लेटोनिक इज एक्चुअली मोर देन व्हाटएवर इज सोक्रेटिक। Socrates is regarded as father of philosophy while Plato is regarded father of political philosophy. ठीक है, this shows that Plato has not just copy pasted the ideas of Plato, he has developed। ये कंक्लूजन बहुत अच्छा है, ये आपके दिमाग की जो उपज निकली, दिस इज गुड, इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। बट पहला फ्लो जो आपने खराब किया है उसमें गड़बड़, तो 3.5 मार्क्स। देन ये मोतियों जैसे अक्षर वाली धनश्री वाणुंज। द स्टेटमेंट emphasizes the deep influence of Socrates on Plato's political philosophy. Plato regarded Socrates as the wisest man on the earth and considered himself disciple। इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्फ्लुएंस में हम लोग जो है वो सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं अलग अलग तरीकों से टू अराइव डायलॉग। ठीक है,
however it would be incorrect to conclude that all that is platonic. Okay, इधर थोड़ा सा गड़बड़ किया, इधर थोड़ा सा गड़बड़ किया। ठीक है, इधर थोड़ा सा बोल देना था कि हाँ भाई इसीलिए हम लोग जो है वो कहेंगे कि यस ऑल दैट इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक, और बाद में हाउएवर वाला स्टेटमेंट लाना है। ठीक है, धनश्री को एक लगभग 3 साढ़े 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ऋतुजा की भी हैंडराइटिंग अच्छी है, गुड। प्लेटो वॉज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस हु इंस्पायर्ड द थियरी ऑफ नॉलेज एंड डायलेक्टिक्स। डायरेक्टली आपने तो पूरा पहले ही पत्ते नहीं खोलने होते हैं, ठीक है, तो वो सब बाद में आएगा। पहले बताओ कि ये स्टेटमेंट क्या मांग रहा है आपसे। ठीक है, हेमलॉक आई थिंक HEM है, हेमलॉक की स्पेलिंग बराबर ना? हम्म, तो हेमलॉक की स्पेलिंग रॉन्ग है। बिना देखे लिखा है, पक्का, गुड, 4 मार्क्स। सौरभ आया है क्या? ठीक है, अबाउट स्टेटमेंट इज अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेटस। देखो अब इसमें क्या करना है, ये मत डालो। मतलब ठीक है, आप दिखाना चाहते थे कि मुझे देखो क्या क्या पता है, बट वो आप इतना याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो उतना नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेटो के लिए आप लोग बोल सकते हो, प्लेटो के लिए आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ अगर ये भी बता पाते ना कि उसने कहाँ यूज किया, जैसे अब थियरी ऑफ नॉलेज यूज किया है, लेकिन थियरी ऑफ नॉलेज कहाँ यूज किया? एग्जैक्टली, डायलेक्टिक्स यूज किया जस्टिस के लिए, बाकी सब चीजों के लिए, तो वो बताओगे तो थोड़ा सा और एडवांटेज बन जाता है। ठीक है, गुड, 4 मार्क्स आपको भी मिलेंगे। अगली बार बोल देंगे भाई पेन टैब रेडी रखो इधर, है कि नहीं? पेन टैब नहीं था इसलिए अभी पेन से मैं चेक नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम विल डेफिनेटली डू। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन है आज का, द स्टेट इज इंडिविजुअल रेट लार्ज। ठीक है, तो इसी में जयवर्धन कल आपका आंसर मैं वापस और अच्छे से क्लियर करके देता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, सी यू एंड बाय बाय। सर ये भी 2 पेज के लिए लिखना था। यस, 2 पेज।